ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था आईसीटी में, हम उस डिस्कशन को थोड़ा सा एक बार ब्रीफ ओवरव्यू करके और हम आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आज क्लास का रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है ओएसआई मॉडल पे। फिर उसके बाद बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। कल की क्लास में जब हमने डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे तो उसमें हमने ट्रांसमिशन मीडियम की बात की थी। तो आज क्लास हम ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ में आज की क्लास में हम नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये तीनों ही जो पार्ट हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं किसमें, आपके आईसीटी में। ठीक है, तो कल की क्लास में बेसिकली हमने जो पार्ट डिस्कशन किया था तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक वापस एक बार आपको ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूं। तो बेसिकली कल की क्लास की हमने बात की, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था। तो जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग। ठीक, और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का जो आपका पार्ट चल रहा है आईसीटी में, इस डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के पार्ट के अंदर बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार आपको वापस से ब्रीफ ओवरव्यू करवा देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास में जो भी डिवाइस होती है, जो भी हमारे पास में नेटवर्किंग डिवाइस होती है, उन डिवाइस के बीच में हमें क्या करना है, डेटा का आदान प्रदान करना है। और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए हमने डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट, डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स की बात की थी। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था उसके रूप में हमने बात की थी, किसके रूप में बात की थी हमने, सबसे पहले हमने बात की थी डेटा कम्युनिकेशन के कॉम्पोनेंट। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट। तो एक बार आप भी एक बार रिकॉल कर लीजिए कि डेटा कम्युनिकेशंस के कौन कौन से कंपोनेंट थे भाई। तो देखो डेटा कम्युनिकेशंस के जो आपके कंपोनेंट्स थे उसमें से अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि हमारे पास में डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास में कंपोनेंट्स के रूप में हमारे पास में कंपोनेंट था जिसको हमने बात की थी क्या, एक सेंडर था। ठीक है, फिर एक कंपोनेंट था जिसके रूप में हम बात की थी, हमने किसकी बात की थी, हमने बात की थी हमारे पास में एक रिसीवर होता है। फिर हमने कंपोनेंट्स के रूप में बात की थी हमारे पास में एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है, हमारे पास में ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ठीक, कंपोनेंट्स के रूप में ट्रांसमिशन मीडियम होता है। फिर हमने कंपोनेंट्स के रूप में जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने फोर्थ कंपोनेंट्स के रूप में बात की थी कि हमारे पास में क्या होता है, एक मैसेज होता है और हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में स्टडी करवा दिए थे। फिर उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के अलावा डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की नेक्स्ट जो पार्ट था वो आपका क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो डेटा कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड के बारे में बात किया था। ठीक, तो अगर हम डेटा कम्युनिकेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो नेक्स्ट अगर बात करें कि डेटा कम्युनिकेशंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं के बारे में जो मैंने चर्चा की थी, तो एक बार आप वापस से आप रिकॉल कर लीजिए इस चीज को कि डेटा कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कौन कौन सी विशेषताएं होती है। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन की विशेषता क्या होती है, तो इसके रूप में हमने बात की थी कि डेटा सही यूजर तक डेटा पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हमने बात की थी किसकी, डिलीवरी की बात की थी। फिर हमने बात की थी सही डेटा पहुंचना चाहिए, जिसके रूप में हमने किसकी बात की थी, एक्यूरेसी की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि डेटा है वो सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो उसके रूप में हमने किसकी बात की थी, टाइमलीनेस की बात की थी। फिर हमने बात की थी कि डेटा है वो डेटा पैकेट्स के बीच का जो वेरिएशन है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और एक साथ में हमने सिक्योरिटी की बात की थी, किसकी बात की थी, हमने सिक्योरिटी की बात की थी। तो ये हमारे क्या थे, डेटा कम्युनिकेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब विशेषताएं थी। ठीक, फिर उसके बाद अगर बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड के बारे में बात की थी। लास्ट क्लास में चर्चा की थी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ठीक, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, इसका मतलब है कि जब भी हम डिवाइस के बीच में डेटा का फ्लो करते हैं तो डेटा के फ्लो के लिए हमारे पास में जो डेटा फ्लो की जो डायरेक्शन होती है उसको यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड के माध्यम से हम 3 टाइप्स के रूप में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं किसकी, एक होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, फिर हम बात करते हैं किसकी, एक होता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, फिर एक हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है, और साथ में हमारा क्या होता है, साथ में हमारा होता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। साथ में क्या होता है, साथ में फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक, तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे, इन सभी पॉइंट्स के अंदर बेसिकली हमने जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था वो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमने क्या किया था, हमने डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने की बात की थी। तो हमारे पास मान चलो यहाँ पे हमारे पास में 2 डिवाइस हैं, इन दोनों डिवाइस के बीच में हमने डेटा एक्सचेंज करने के लिए हमने इन कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया था, स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले समझा था कि जब डिवाइस के बीच में डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है
तो डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की नीड होती है, मतलब जब हम दो डिवाइस के बीच डेटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चाहिए, एक सेंडर चाहिए, रिसीवर चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, मैसेज चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए। ये आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि इन्हीं के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पुट होते हैं। करेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या होनी चाहिए, जिस यूजर के पास डेटा भेजा है उस यूजर को डेटा मिलना चाहिए, जो डेटा भेजा है वही डेटा मिलना चाहिए, डेटा टाइम पे मिलना चाहिए, और साथ में जब लाइव स्ट्रीम वगैरह जो होती है, जो आपके वीडियो कॉल वगैरह होते हैं, उसमें डेटा पैकेट के बीच का वेरिएशन हो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो ये किसकी बात की थी हमने, विशेषता की बात की थी। और ट्रांसमिशन मोड का मतलब है कि जब डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो उस टाइम पे आपका जो डेटा का फ्लो होता है वो डेटा का फ्लो ट्रांसमिशन मोड की सहायता से पता लगता है। सिंप्लेक्स मतलब होता है वन वे कम्युनिकेशन, जैसे जो आपके FM AM रेडियो जो होता है वो आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एग्जाम्पल है। हाफ डुप्लेक्स मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन बट डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम, और फुल डुप्लेक्स मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन ऑन सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक, तो ये सारे पार्ट हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद में लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में हमने लास्ट क्लास में टॉपिक को स्टार्ट किया था। और अगर नेटवर्किंग के टॉपिक्स की बात करें तो एक छोटा सा एक पॉइंट समझना कि यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली बात की थी किसकी, नेटवर्किंग की बात की थी। ठीक, और जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास में जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो डिवाइस होती है उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो नेटवर्किंग करने के लिए जब हम कम्युनिकेशन डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ने की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास मौजूद है उनको जोड़ने का जो हमारा तरीका होता है, जोड़ने का जो वे होता है, उसके लिए हमने बात की थी कि नेटवर्क के अंदर हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी होती है। क्या होती है हमारे पास में, नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी होती है। ठीक, और टोपोलॉजी में हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली फिजिकल टोपोलॉजी की हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली हमने कुछ फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किया था, फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। तो डिवाइस को जब हम नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है उस फिजिकल टोपोलॉजी के रूप में हमने बात की थी, हमारे पास क्या होती है, एक मैश टोपोलॉजी होती है, फिर हमारे पास क्या होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है, फिर हमारे पास क्या होती है, एक रिंग टोपोलॉजी होती है, फिर हमारे पास एक टोपोलॉजी के रूप में एक टोपोलॉजी कौन सी होती है, एक बस टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है। फिर हमने बात की थी किसके बारे में, फिर हमने ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात की थी, ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात की थी। और फिर हमने किसके बारे में बात की थी, फिर हमने बात की थी हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात की थी, हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो टोपोलॉजी है, इन टोपोलॉजी का मतलब है कि जो डिवाइस है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट की हुई है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो लास्ट जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू करवा रहा हूँ इस सारे पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उस लास्ट कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से क्या करना चाहिए, रिकॉल कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक, अच्छा, ये सारे टोपोलॉजी के बारे में हमने सारी विशेषताएं देख ली थी, इनके सबके एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिए थे। उसके बाद में हमने नेक्स्ट जो हमने पॉइंट स्टडी किया था वो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। किसके बारे में बात की थी हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और नेटवर्क के अलग अलग टाइप को स्टडी भी हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करके हमने क्या किया था कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे, हमने भौगोलिक क्षेत्र के बेस पे क्या किया था, नेटवर्क्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे जो हमने नेटवर्क को डिवाइड किया था उस नेटवर्क के रूप में बेसिकली हम बात करें तो हमारे पास में लास्ट क्लास में जो हमने ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे नेटवर्क जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी, एक हमारे पास नेटवर्क कौन सा होता है, एक लैन नेटवर्क होता है, फिर हमारे पास नेटवर्क कौन सा होता है, एक मैन नेटवर्क होता है, फिर कौन सा होता है हमारे पास में, एक वैन नेटवर्क होता है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ अदर नेटवर्क के बारे में डिस्कशन किया था। अदर नेटवर्क ग्रुप में किसकी बात की थी, एक हमने पैन नेटवर्क की बात की थी, पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात की थी, फिर हमने किसकी बात की थी, एक हमने कैन नेटवर्क की बात की थी, कैंपस नेटवर्क की बात की थी, फिर हमने किसकी बात की थी, एक हमने सैन नेटवर्क की बात की थी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात की थी। ठीक, ये सारे के सारे नेटवर्क लास्ट क्लास में आपने स्टडी कर लिए थे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें तो उसके अलावा बात की थी हमने एक्सेसिबिलिटी के बेस पे। किसकी बात की थी हमने, एक्सेसिबिलिटी के बेस पे बात की थी। एक्सेसिबिलिटी के बेस पे अगर नेटवर्क को हम डिफाइन करें तो नेटवर्क को एक्सेसिबिलिटी के बेस पे हम 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं, जिसके रूप में हमने स्टडी की थी। एक हमारा नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक हमारा नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं इंट्रानेट। क्या कहते हैं, इंट्रानेट। दूसरा एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। और तीसरा एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या कहते हैं,
एक्स्ट्रानेट। ये 3 टाइप के नेटवर्क भी हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिए थे, स्टडी कर लिए थे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लास्ट क्लास तक डिस्कशन हो चुके थे। इन सभी पॉइंट्स के जो एमसीक्यू है वो भी लास्ट क्लास में हमने सोल्व कर लिए थे। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। उसके बाद हम आज की क्लास में आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, क्योंकि आज की क्लास में ट्रांसमिशन मीडियम और साथ में किसकी बात करेंगे, साथ में बात करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो लास्ट क्लास तक का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बेसिकली नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। किसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, अब देखो अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया था इस पॉइंट के ऊपर कि नेटवर्किंग हम करते ही क्यों है, नेटवर्किंग करने का हमारा गोल क्या होता है, पर्पज क्या होता है। ठीक, तो अगर नेटवर्किंग के अगर हम गोल्स की बात करें, देखो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं कि नेटवर्किंग करने के पीछे हमारा जो गोल्स होता है या नेटवर्किंग करने के पीछे हमारा जो पर्पज होता है ना, उद्देश्य जो होता है हमारा, वो उद्देश्य क्या होता है, हम नेटवर्किंग करते क्यों है, हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है नेटवर्किंग करना। ठीक, तो एक सिंपल सा एग्जांपल इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई नेटवर्किंग करने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि मान के चलो कि मेरे पास में एक कोई पर्टिकुलर मेरा एक ऑफिस है और उस ऑफिस में मेरे पास में कितने कंप्यूटर हैं, मेरे पास में यहाँ पे 4 कंप्यूटर है। ठीक, मेरे ऑफिस में मेरे पास कितने कंप्यूटर हैं, 4 कंप्यूटर है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऑफिस के 4 कंप्यूटर है, ये पहला कंप्यूटर ऑफिस का, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर है। और साथ में इसी ऑफिस के अंदर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक प्रिंटर मौजूद है। क्या मौजूद है मेरे पास में, एक प्रिंटर मौजूद है ना। ये क्या है, ये एक प्रिंटर है, ये एक प्रिंटर मौजूद है साथ में यहाँ मैं कह रहा हूं ये एक प्रिंटर है। अब देखो, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास में ये जो पर्टिकुलर जो मैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स की मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, इस पॉइंट्स में मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर को ये चारों के चारों कंप्यूटर क्या कर सके, काम में ले सके। तो देखो एक तो तरीका ये, ऑफिस में 4 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है। अब मान के चलो पहले कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, तो उसको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। तो उसने क्या किया, उसने प्रिंटर की केबल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और क्या किया, इस प्रिंटर को काम में ले लिया। अब इसी टाइम पे मान के चलो सेकंड जो पर्सन है उसको जो प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या किया, उसने भी सेम काम किया, प्रिंटर की केबल कनेक्ट करके प्रिंटर को काम में ले लिया। इस टाइप से थर्ड को, इस टाइप फोर्थ को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कोई अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ी है। बार बार आप जो प्रिंटर है उसकी केबल्स बार बार क्या कर रहे हो, आप हटा रहे हो, लगा रहे हो, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बात करेंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि क्यों ना हम एक ऐसा नेटवर्क बना दे जिसमें कि चारों के चारों कंप्यूटर इस प्रिंटर को क्या कर सके, काम में ले सके। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों कंप्यूटर को और प्रिंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। अब देखो नेटवर्क से जोड़ने के लिए मान के चलो मैंने क्या किया, नेटवर्क जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को काम में लिया और ये किया कि मैंने एक डिवाइस को यहाँ पे काम में लेके और मैंने चारों कंप्यूटर को प्रिंटर क्या कर दिया, अब नेटवर्क से जोड़ दिया। ठीक, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो मैं काम करने वाला हूँ वो काम ये करने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी कंप्यूटर हैं, या मेरे पास जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सभी कंप्यूटर्स को और साथ में मेरे पास जो प्रिंटर है इसको मैंने क्या किया, एक डिवाइस लेके, एक सेंट्रलाइज डिवाइस लेके, और सेंट्रलाइज डिवाइस के रूप में यहाँ पे जो मैंने डिवाइस लिया है, इस डिवाइस को मैं कह रहा हूँ मैंने क्या ले लिया, एक डिवाइस के रूप में यहाँ पे स्विच ले लिया। ठीक, ना, स्विच एक डिवाइस होता है। ठीक है, स्विच एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस की सहायता से मैंने क्या किया, 4 कंप्यूटर को और एक प्रिंटर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जिस भी कंप्यूटर को इस प्रिंटर से हार्ड कॉपी देनी होगी ना, तो वो क्या करेगा, वो कमांड देगा। तो वो जो पर्टिकुलर कमांड है ना, वो इस प्रिंटर में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकल जाएगी। तो हमारे लिए सुविधा हो गई ना, हमारे लिए फैसिलिटी हो गई, सुविधा हो गई ना। ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में हमने जो टास्क परफॉर्म किया, इसकी सहायता से हमने क्या किया, हमने रिसोर्स को शेयर किया। हमने क्या किया, हमने रिसोर्स को क्या किया, शेयर किया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क का हमारा एक तो उद्देश्य क्या होगा, रिसोर्स को शेयर करना। ये एक रिसोर्स है, प्रिंटर एक रिसोर्स है जिसको हमने क्या कर दिया, नेटवर्क के माध्यम से इन कंप्यूटर्स के बीच में शेयरिंग कर दी। इसका मतलब एक ही रिसोर्स को 4 कंप्यूटर एक साथ क्या कर पाएंगे, अब काम ले पाएंगे, काम में यूज कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा अब क्या होगा,
अब ये चारों कंप्यूटर ना ये एक दूसरे के पास मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा मेन पर्पज होता है वो नेक्स्ट पर्पज क्या होता है? नेक्स्ट पर्पज होता है डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करना, डेटा या इंफॉर्मेशन क्या करना, एक्सचेंज करना, डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करना, एक्सचेंज करना। ठीक, तो ये हमारा बेसिकली मेन पर्पज होता है। किसका किसका मेन पर्पज होता है? ये हमारा बेसिकली मेन पर्पज होता है नेटवर्किंग का। तो अब जो हम नेटवर्किंग करने वाले हैं ना, उस नेटवर्किंग करने के पीछे हमारा जो पर्पज है वो ये दो पर्पज रहने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, रिसोर्स शेयर करेंगे और साथ में क्या करेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये जो पर्टिकुलर क्लास आप देख पा रहे हो, इस क्लास को आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि आप एक नेटवर्क से जुड़े हुए हो और वो जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। और उस नेटवर्क में कह रहा हूं कैसा नेटवर्क है, वैन वाइड नेटवर्क है। और उस नेटवर्क पे एक सर्विस है, कौन सी, इंटरनेट की सर्विस। उस इंटरनेट की सर्विस के माध्यम से आप ये मेरी क्लास अटेंड कर पा रहे हो। अब सोच के देखो, आप जो क्लास है ना, ये क्लास आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अटेंड कर सकते हो। इसका मतलब आप इवन कि आप इंडिया से बाहर भी अगर रहते हो ना, तब भी आप इस क्लास को अटेंड कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हो और इंटरनेट जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। और डरना, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है मैं जयपुर, मेरी लोकेशन से मैं क्लास को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और इसी क्लास को आप दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ के आप अटेंड कर रहे हो। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेटवर्किंग का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका? इंटरनेट का। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ तक समझना स्टार्ट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क के पीछे का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इस नेटवर्क के अंदर जो OSI मॉडल होता है, TCP/IP मॉडल होता है, वो मॉडल क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार हम क्यों ना नेटवर्क के थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री को चेक कर ले। भी नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट की बात करें तो जस्ट हमारे अगर हम बात करें तो 1960 के बाद में ही नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और दुनिया का जो पहला नेटवर्क है वो भी 1969 के अंदर बन के तैयार हुआ था। तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि उन पॉइंट्स के ऊपर एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये अंडरस्टैंड भी हो गया होगा कि अब हम ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 के दशक की बात करते हैं। हम बात करते हैं 1960 के दशक की। ठीक, अब 1960 के दशक की बात करें तो 1960 के दशक में 1960 के दशक में बेसिकली क्या था, बेसिकली वॉइस कॉल पॉसिबल था। ठीक है, वॉइस कॉल करना क्या था, पॉसिबल था। इसका मतलब क्या कर पाते थे, उससे पहले हम वॉइस कॉल कर पाते थे। वॉइस कॉल करने का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा 1960 के दशक से पहले आ चुका था। अब उस टाइम पे जो यूएस था, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो एक पावरफुल कंट्री था। तो अमेरिका ने क्या किया 1960 में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएस की जो डिफेंस एजेंसी है, यूएस की जो डिफेंस एजेंसी है ना, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझते चलना। यूएस की डिफेंस जो एजेंसी है, जिसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं, यूएस की डिफेंस एजेंसी है जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे, क्या मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे, यूएस की डिफेंस एजेंसी क्या, डिपार्टमेंट ऑफ, नाम दे रहा हूं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किसका? यूएस का, है ना, यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट डिफेंस था। उसने एक प्रोजेक्ट की बात की, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट की बात की और प्रोजेक्ट ये था कि क्या करना ये है कि जो अमेरिका है, उस अमेरिका की जो अलग अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अमेरिका जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है और वहां पे बहुत अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अमेरिका के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है ना, उनके बीच में नेटवर्किंग करनी है। और नेटवर्किंग करने क्यों है? नेटवर्किंग इसलिए करनी है कि उस टाइम पे अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के अंदर जो रिसर्च की जा रही थी, है ना, रिसर्च हर एक देश में की जाती है। जितनी भी जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें जो PhD स्कॉलर होते हैं, उसके बाद में जो पोस्ट डॉक करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी अच्छे लेवल की रिसर्च करते हैं। ठीक, और जो रिसर्च होती है, उस रिसर्च के रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया के सामने शेयर करते हैं। लेकिन जब 1960 की बात करें तो 1960 के दशक में जो रिसर्च की जा रही थी किसके अंदर, अमेरिका के अंदर, उसके रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए
जैसे मान चलो एक कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, उसने कोई एक रिसर्च पे काम किया और उस रिसर्च का रिजल्ट उनके पास आ गया, लेकिन वो जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट को उस यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा था। तो इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी एक ही रिसर्च पे काम कर रही थी, और कुछ कई बार ऐसा हो रहा था कि एक रिसर्च जो है ना, उसका रिजल्ट 6 महीने पहले आ चुका है, उसके बारे में पता लग चुका है भाई ये जो पर्टिकुलर रिसर्च है, इस रिसर्च का रिजल्ट ये है, उस पर रुपए खर्च हो चुके, और सेम रिसर्च का रिजल्ट 6 महीने बाद किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने दे दिया। अब वो उससे क्या हो रहा था, उससे अमेरिका का जो मनी था वो क्या होता, वेस्ट हो रहा था। तो उस वेस्टेज को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट की बात की, और प्रोजेक्ट के अंदर ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम अमेरिका की जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है और जो बड़ी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बीच में नेटवर्किंग करेंगे। और उनके बीच में नेटवर्किंग करने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आए वो, और वो प्रोजेक्ट क्या था, वो प्रोजेक्ट क्या था, अर्पा। ना प्रोजेक्ट का नाम क्या था, अर्पा। तो अर्पा प्रोजेक्ट की जो फुल फॉर्म है, वो प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, हर एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट है अर्पा, तो अर्पा प्रोजेक्ट फुल फॉर्म है एडवांस, यहां पे क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक, और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जो फंड किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा फंड किया जा रहा था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ठीक, और इस प्रोजेक्ट का मेन जो टारगेट था ना, वो मेन टारगेट क्या था, एक ऐसे नेटवर्क को डेवलप करना जिसके द्वारा अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटी है और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बीच में नेटवर्किंग करके और डेटा को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, डेटा क्या कर सके, शेयर कर सके। और इसी प्रोजेक्ट के द्वारा दुनिया का पहला नेटवर्क, इसी प्रोजेक्ट के द्वारा 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क डेवलप किया गया। पहला नेटवर्क बनाया गया, है ना। ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस प्रोजेक्ट के द्वारा दुनिया का पहला नेटवर्क क्या गया था, बनाया गया था। ठीक है, दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया गया था। अब जो दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम क्या है, अगर उसका नाम आप जानते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर साइंस की दुनिया में पहले से बहुत कुछ जानते हो। तो अगर आपको नाम पता है तो फटाक से मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क था उसका नाम क्या था, जो 1969 में बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे नाम अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। 1969 बनके जो तैयार हुआ था दुनिया का पहला नेटवर्क, वो पहला नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट। बिल्कुल सही बात है, कौन सा था, अर्पानेट था भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क बना था वो नेटवर्क का नाम क्या था। दुनिया का पहला नेटवर्क 1969 बनके तैयार हुआ था और उसका नाम था क्या, अर्पानेट। क्या नाम था, अर्पानेट था। तो बता देता हूं आपके, इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, तो ना सबसे पहले हमें जिस कॉन्सेप्ट को याद रखना है वो कॉन्सेप्ट ये कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क था वो कौन सा था, अर्पानेट था। फुल फॉर्म क्या होती है अर्पानेट की, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब बनाया दुनिया का पहला नेटवर्क, कब बना था, 1969 में, 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क बना था। किसने बनाया था भाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये ध्यान रखना आपको, किसने बनाया था, ये बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट डिफेंस कहां की, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, अच्छा, इस नेटवर्क को जो बनाया गया था उसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो था उसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पे क्या, अर्पा, है ना। इस प्रोजेक्ट का नाम अर्पा, या फिर इस प्रोजेक्ट का नाम हम डरपा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम हम डरपा भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर डरपा क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे डी जो है ना, डी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिफेंस, है ना। डिफेंस रिसर्च, देखो यहाँ पे क्या, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक, तो ये तो प्रोजेक्ट का नाम है अर्पा। अर्पा क्या प्रोजेक्ट का नाम है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के द्वारा कौन सा नेटवर्क डेवलप किया गया, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क है वो अर्पानेट था। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक, अच्छा, अब देखो इस दुनिया के पहले नेटवर्क की बात करें
तो इस दुनिया के पहले नेटवर्क ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अमेरिका के अंदर बेसिकली 4 जो अमेरिका के जो मेन जो यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनको क्या किया, कनेक्ट किया। तो यहाँ पे इस दुनिया के पहले नेटवर्क ने अमेरिका के 4 यूनिवर्सिटी के नोड को कनेक्ट किया, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंप्यूटर मौजूद थे उनको कनेक्ट किया। अब मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूं, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं करना है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ जाता, जनरल नॉलेज की बता देता हूं। यहाँ पे जो आपके अमेरिका की जो 4 यूनिवर्सिटी थी वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, संता बरबरा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ, एक तो थी संता बरबरा, एक थी यहाँ पे बताता हूं आपको, है ना, एक यहाँ पे था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और साथ में यहाँ पे था, साथ में आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया संत बरबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये थी एक नाम इसका एग्जैक्टली बताता हूं आपको, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा। इनके बीच में क्या किया, इनके नोड को, इन अमेरिका की 4 यूनिवर्सिटी, है ना, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अमेरिका मौजूद है ना, तो यूएस में मौजूद यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच, इंस्टीट्यूट में मौजूद किसको, नोड को पहली बार ARPANET नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया गया था, ठीक। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है और जो आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं किसकी, अमेरिका की, उनके नोड को कनेक्ट किया गया था। तो नोड का सिंपल सा मतलब है जो वहां पे कंप्यूटर थे उनको कनेक्ट किया गया था। अच्छा, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर जो नेटवर्क था ना, इस नेटवर्क में सबसे पहले जो मैसेज भेजा गया था, है ना, इस नेटवर्क में सबसे पहले जो मैसेज भेजा गया था, वो मैसेज कौन सा भेजा गया था, वो मैसेज भेजा गया था लॉगिन, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट पे ध्यान रखना है कि जो पहला जो नेटवर्क बना था, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है, ARPANET। इस नेटवर्क पे सबसे पहला जो मैसेज भेजा गया था, वो मैसेज भेजा गया था लॉगिन। लेकिन नेटवर्क फेल होने से पहले लॉगिन का LO ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पाया था। इसका मतलब लॉगिन जो मैसेज भेजा गया था ना नोड के बीच में, वो पूरा का पूरा मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो पाया था। नेटवर्क के अंदर त्रुटि आ गई थी और नेटवर्क में त्रुटि आने से पहले यहाँ पे सिर्फ LO ही ट्रांसमिट हो पाया था। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये भी आपको लिखवा देता हूं, ठीक। इस पॉइंट को लिखवा देता हूं, ठीक। दुनिया के पहले नेटवर्क किसमें, ARPANET पर, दुनिया के पहले नेटवर्क ARPANET पर पहला मैसेज लॉगिन भेजा गया था, ठीक है। तो पहला मैसेज कौन सा भेजा गया था, लॉगिन भेजा गया था। लेकिन नेटवर्क फेल होने से पहले, नेटवर्क में फेलियर होने से पहले उसका LO ही ट्रांसमिट हुआ था,
तो ये ध्यान रखना, देखो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क था ना, वो नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था। उस ARPANET पे सबसे पहला जो मैसेज भेजा गया था वो लॉगिन भेजा गया था, लेकिन नेटवर्क में त्रुटि आने से पहले सिर्फ उसका LO ही ट्रांसमिट हुआ था। अब देखो, अब ये सारे पॉइंट हो गए, लेकिन इस पॉइंट्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बच गया। कौन सा पॉइंट बच गया? कि जो दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया गया था ना, इस नेटवर्क पे कौन सा प्रोटोकॉल्स काम में आया था? कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे काम में आया था? तो आपको पता है कंप्यूटर के अंदर अकेले हार्डवेयर कनेक्टिविटी से कुछ नहीं होता। कंप्यूटर में हार्डवेयर कनेक्टिविटी के साथ क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट चाहिए। तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल जो काम किया था ना, वो प्रोटोकॉल का नाम क्या था? NCP। इसके ऊपर जिस प्रोटोकॉल ने काम किया था वो प्रोटोकॉल कौन सा था? वो था नेटवर्क, वो कौन सा था? वो था नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। कल की क्लास में मैंने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था ना। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसका मतलब जब भी आप डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी करते हो, तो डिवाइस के बीच में अकेले कनेक्टिविटी करने से कभी भी डिवाइस एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट नहीं करती है। आपको कनेक्टिविटी करने के बाद क्या करना पड़ेगा? आपको कनेक्टिविटी करने के बाद उन डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और नेटवर्क की दुनिया में उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम प्रोटोकॉल के नाम जानते हैं, सेट ऑफ रूल्स नाम जानते हैं। तो ये जो पहला नेटवर्क था ना, इस पहले नेटवर्क पे सबसे पहला जो प्रोटोकॉल्स काम किया था, उस प्रोटोकॉल नाम था NCP, है ना। बाद में इस प्रोटोकॉल का अपडेटेड वर्जन आ गया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बहुत अच्छा और भी बनता है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो आज के दिन आपसे पूछ लेना तो आप TCP/IP जवाब देके आओगे। उसका रीजन बताऊंगा आपको क्यों। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को बाद में क्या अपडेटेड वर्जन के रूप में क्या कहने लगा? TCP/IP कहने लग गए। ठीक, अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने किसकी बात की? दुनिया के पहले नेटवर्क की बात की। और दुनिया का पहला नेटवर्क क्या हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास में वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क। ठीक, और दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है हमारे पास में? दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा यहाँ पे? तो वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम। कौन सा है हमारे पास? कौन सा है? ARPANET है। कौन सा है? ARPANET है। तो ये जो दुनिया का पहला जो नेटवर्क ARPANET है, इस ARPANET की हमने इतनी सारी खासियत देख ली। क्या क्या खासियत देख ली? ARPANET को 1969 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस US के द्वारा डेवलप किया गया था। अच्छा, इस ARPANET ने क्या किया था? ARPANET ने अमेरिका मौजूद यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के नोड को कनेक्ट किया था। अच्छा, उनके बीच में सबसे पहले कौन सा मैसेज भेजा गया था? लॉगिन मैसेज भेजा गया था। लेकिन नेटवर्क में त्रुटि होने के कारण लॉगिन का LOI सक्सेसफुल क्या होता है? ट्रांसफर हो पाया था। इस नेटवर्क पे किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ने काम किया था? NCP ने काम किया था, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल ने काम किया था। ठीक, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल जो था वो सबसे पहले इस नेटवर्क पे काम करने वाला एक प्रोटोकॉल था दुनिया के पहले नेटवर्क पे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? इसमें किसी टाइप कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क बना था ना, इस नेटवर्क में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये हर टाइप के कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। इसका मतलब इसमें तो जो नेटवर्क था ना वो सेम नेटवर्क, अब जैसे अगर आप नॉन टेक स्टूडेंट्स हो तो आपको नेटवर्क के अंदर सेम नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क, इन पॉइंट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो फिर आपको छोटा सा पॉइंट्स में बता देता हूं कि मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग कंपनी के जो कंप्यूटर थे ना, उनके बीच में उनके बीच में ये बातचीत प्रदान नहीं करवा पाता था। कौन सा? ARPANET। तो ये जो ARPANET जो नेटवर्क था ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ सेम कंप्यूटर पे ही बातचीत करवा पाता था। सेम कंप्यूटर मतलब सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम टाइप के कंपनी के कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाता था। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो बहुत सारी कंपनी के द्वारा उस टाइम पे क्या बनाए जा रहे थे। ठीक है, अब जो अलग अलग जो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर हैं उनके बीच में अगर हमें आदान प्रदान करना है तो फिर हमें इस प्रोटोकॉल्स के अलावा हमें दूसरे प्रोटोकॉल्स की नीड हुई। अब देखो दूसरे प्रोटोकॉल नीड हुई तो उस टाइम पे फिर क्या किया गया? उस टाइम पे 1970 के अंदर दो महान साइंटिस्ट थे। देखो धरना, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। 1970 के अंदर दो महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्या? जिनका नाम है विंट शार्प, है ना। ये इनका नाम अच्छे से ध्यान रख लेना आप, विंट शार्प एंड बॉब कहन। विंट शार्प एंड बॉब कहन। तो ये दो महान साइंटिस्ट हैं। इन दोनों महान साइंटिस्ट ने क्या किया? इन दोनों महान साइंटिस्ट ने एक नए प्रोटोकॉल्स का आविष्कार किया। अच्छा, जो नया प्रोटोकॉल था ना, उस नए प्रोटोकॉल का नाम है TCP/IP। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1970 में इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने फिर उसके बाद में 1973 में क्या किया?
प्रोटोकॉल का आविष्कार किया, और वो प्रोटोकॉल कौन सा था? वो प्रोटोकॉल था टीसीपी आईपी। कौन सा प्रोटोकॉल था? टीसीपी आईपी। किसने टीसीपी आईपी का आविष्कार, जो मेनली जो आविष्कार किया था ना, वो विंड शार्प बॉब खान ने किया था। पॉइंट समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप, ठीक। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? टीसीपी आईपी फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन फुल फॉर्म तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये तो फुल फॉर्म किसकी होती है? ये तो होती है टीसीपी फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आईपी फुल फॉर्म बात करें तो आईपी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी के अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक तो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एक आईपी प्रोटोकॉल है। तो भाई सिंपल सी बात है, रूल्स है, ठीक। अच्छा, ये जो रूल्स है ना, इन रूल्स मतलब इन प्रोटोकॉल के द्वारा पहली बार क्या किया गया? पहली बार इंटरनेटवर्किंग की बात की गई। किसकी बात की गई? इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा किसकी बात की? इंटर नेटवर्किंग की बात की गई। इसका मतलब इंटरनेटवर्क मतलब है कि अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप नॉन टेक स्टूडेंट्स हो तो आप ये मान के चलो, अलग अलग कंपनी के जो कंप्यूटर ना, उनके बीच में हम बातचीत करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से? इस प्रोटोकॉल की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इस प्रोटोकॉल की हेल्प से। लेकिन अब कहानी ये आती है, कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये जो प्रोटोकॉल है ना, इस प्रोटोकॉल को डेवलप तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट थे ना, ये दोनों साइंटिस्ट उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट चल रहा था, कौन सा? अर्पा प्रोजेक्ट चल रहा था, उस अर्पा प्रोजेक्ट के अंदर ही ये दोनों साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि भाई जो टीसीपी आईपी ना, इसको डेवलप हमने किया है। किसने किया? हमने किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने ऊपर श्रेय ले लिया कि टीसीपी आईपी डेवलप हमने किया है। तो इसी कारणवश आपकी बुक्स में लिखा होता है कि टीसीपी आईपी को डेवलप किसने? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया। ये आपकी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, या इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि टीसीपी आईपी डेवलप किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, है ना, डीओडी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया, ठीक। लेकिन बाद में देखो ध्यान, ये जो सारा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो इसमें एग्जाम में मान चलो क्वेश्चंस आ गया, तो एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आपको आंसर पूछ ले, टीसीपी आईपी डेवलप किसने किया? तो डिपार्टमेंट डिफेंस ने किया, क्योंकि आपकी बुक्स में तो ये लिखा हुआ है, तो बुक्स के अकॉर्डिंग चलना है भाई, बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है किसने डेवलप किया? डिपार्टमेंट डिफेंस डेवलप किया, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो दोनों साइंटिस्ट ना, ये दोनों साइंटिस्ट कौन? विंड शार्प बॉब खान। इन्होंने जो टीसीपी आईपी डेवलप किया था, इसको डेवलप करने की वजह से इनको श्रेय दिया गया। किसका? इनको श्रेय दिया गया फादर ऑफ इंटरनेट। इनको श्रेय दिया गया किसका? फादर ऑफ इंटरनेट। इनको फादर ऑफ इंटरनेट का श्रेय दिया गया। इसका मतलब कि फादर ऑफ इंटरनेट जो है ना, वो कौन है? विंड शार्प बॉब खान है। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? आप पॉइंट ध्यान रखना है, विंड शार्प बॉब खान है ना, उन्होंने टीसीपी आईपी को डेवलप किया था। इस कारणवश इन दोनों साइंटिस्ट को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्या? इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेवलप करना। और इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेवलप किसने करके दिया था? विंड शार्प बॉब खान ने करके दिया था, ठीक है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि एनसीपी जो ना, एनसीपी मतलब क्या? एनसीपी मतलब क्या? नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो एनसीपी वही नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क कंट्रोल जो प्रोटोकॉल था ना, जो अर्पानेट पे काम कर रहा था, एनसीपी के न्यू वर्जन के रूप में टीसीपी आईपी को काम में लेने लगे। टीसीपी आईपी को काम में लेने लगे, ठीक है। अब देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि अर्पानेट पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता था? तो आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे, अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर आपका ऑप्शन है टीसीपी आईपी, तो आप आंसर दोगे टीसीपी आईपी। क्यों? क्योंकि एनसीपी के नए वर्जन के रूप में टीसीपी आईपी काम में लेने लग गए। जैसे सपोज करो भाई, मेरा नाम पहले कुछ था,
लेकिन मेरा नाम बाद में चेंज कर दिया मैंने, तो आप पूछोगे मेरा नाम क्या है, तो अभी जो लेटेस्ट नाम है उसका नाम लोगे आप, उसका नाम लोगे। लेकिन अगर मान चलो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि अर्पानेट जो नेटवर्क बना था उस पे सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल्स काम करता था, तो फिर आपको का आंसर क्या देना है, एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल था ना। इतना डेप्थ लेवल तक आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं आप गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, इतना डेप्थ लेवल आपको इतने अच्छे लेवल पे कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे बहुत डेप्थ लेवल तक स्टडी कर रखी है और मेरी रिसर्च भी चल रही है इन्हीं पॉइंट्स पे, तो फिर आपको ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बहुत अच्छे लेवल से बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीपी जो था वो सबसे पहले काम करने वाला प्रोटोकॉल था किस पर, अर्पानेट पे, लेकिन बाद में एनसीपी के नए वर्जन ग्रुप में टीसीपी आईपी काम में लेने लग गए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लोगे, ये सारे पॉइंट याद रख लेना, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ 1970 के दशक में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, और नेटवर्क के अंदर जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई थी ना, उस ग्रोथ को सिर्फ वो जो ग्रोथ थी ना, वो ग्रोथ कुछ लिमिटेड देशों तक ही सीमित थी, ठीक। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, अब नेटवर्क की धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो आपके टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल था ना, उस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे किसने, यहाँ पे अर्पानेट ने काम में लेना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसने ऑफिशियली ये नहीं मानना था, ऑफिशियली ये नहीं कहा था कि भाई ये जो प्रोटोकॉल है ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये नहीं कहा था। जैसे कई बार क्या होता है ना कि भाई जब भी आप अपना नाम चेंज करवाते हो तो आप नाम चेंज करवा के उसको यूज तो करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन आपने उस नाम को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं पे चेंज नहीं करवाया, तो मतलब वो ऑफिशियली चेंज नहीं हुआ, ऑफिशियली आपका नाम चेंज नहीं हुआ। अब उसके बाद में क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, अमेरिका कोर्ट में, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जब ये दोनों साइंटिस्ट कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके बाद में 1 जनवरी 1983 को 1 जनवरी 1983 को अर्पानेट ने 1 जनवरी 1983 को अर्पानेट ने टीसीपी आईपी को ऑफिशियली अडोप्ट कर लिया, ऑफिशियली क्या कर लिया, अडोप्ट कर लिया। अब धन्ना जब अर्पानेट ने 1 जनवरी 1983 के अंदर टीसीपी आईपी को ऑफिशियल अडोप्ट कर लिया ना, इसका मतलब है अब जो टीसीपी आईपी ना वो डॉक्यूमेंटेड हो चुका था। इसका मतलब मान चलो आपने अपना नाम तो चेंज कर लिया, लेकिन उस नाम को अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ही यूज करते हो, लेकिन आपने जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका जो अदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, उनमें आपका नाम क्या है, उनमें आपका कोई पुराना ही नाम चल रहा है। अब आपने क्या कर लिया, अब अपने डॉक्यूमेंट्स में भी आपने क्या कर लिया, नाम चेंज कर लिया, और डॉक्यूमेंट्स में जब नाम चेंज कर लिया ना, तो इसी दिन को क्या कहते हैं, इसी दिन को हम कहते हैं क्या, 1 जनवरी 1983 क्या कहते हैं, इस दिन को कहते हैं बर्थ ऑफ इंटरनेट। क्या कहते हैं हम, बर्थ ऑफ इंटरनेट। इसका मतलब भाई इंटरनेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, इंटरनेट का जन्मदिन कब है, इंटरनेट का जन्मदिन कब है, 1 जनवरी 1983, याद रख लेना, 1 जनवरी 1983 क्या है, इंटरनेट का जन्मदिन है। और इसी डे को हम फ्लैग डे के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये फ्लैग डे 1 जनवरी 1983 का डे है, वो फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन इंटरनेट का बर्थ हुआ था, इंटरनेट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म तो पहले हो गया था, लेकिन इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इसके डॉक्यूमेंटेशन हो गए थे, तो इस दिन डॉक्यूमेंटेशन हो गए थे, तो इसी डेट से इंटरनेट के जन्मदिन को माना जाता है। किस डेट से माना जाता है, 1 जनवरी 1983 के दिन से, ठीक है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो उस टाइम पे अगर हम और नेटवर्क की बात करें, हम अदर नेटवर्क की बात करें, अगर उस टाइम पे अगर हम अदर नेटवर्क की बात करें, हम अगर नेटवर्क की बात करें, तो अदर नेटवर्क के रूप में एक नेटवर्क था जिसकी बात करते हैं हम, अदर नेटवर्क रूप में नेटवर्क था जिसकी हम बात करते हैं कि 1981 में CS नेट की फुल फॉर्म क्या है, CS नेट की फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, यहाँ फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक। 1981 के अंदर एक नेटवर्क को डेवलप किया गया, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क को NSF यहां पे क्या है, NSF है नेशनल साइंस फाउंडेशन
नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। तो एक यहां पे एक दूसरा नेटवर्क भी डेवलप हुआ, कौन सा? CS नेट। एक दूसरा नेटवर्क डेवलप हुआ, कौन सा? CS नेट। तो आपको ध्यान रखना है 1981 में एक नेटवर्क को डेवलप किया गया जिसका नाम क्या है? CS नेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है। ये कब डेवलप हुआ? ये आपके किसने? NSF ने डेवलप किया, नेशनल साइंस फाउंडेशन इसको डेवलप किया था, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर देखा ये जो नेटवर्क था ना, इस नेटवर्क ने क्या किया? इस नेटवर्क में ARPANET ने जिन पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉलेज को कनेक्ट कर दिया था, उसके अलावा जो आपकी छोटी यूनिवर्सिटी थी, जो आपकी छोटे जो कॉलेज थे, उनके बीच में नेटवर्क की, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ मत जाओ। आप तो सिर्फ ध्यान रखो कि CS नेट की फुल फॉर्म क्या होती है, डेवलप किसने किया था, ठीक, इतना ध्यान रखो, वैसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में बात करेंगे कि 1985 है ना, 1986 में एक नेटवर्क डेवलप किया गया जिसको हमने कहा NSF नेट। क्या कहा? NSF नेट का मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक। तो एक भी नया नेटवर्क और डेवलप किया गया, कौन सा? NSF नेट। किसने डेवलप किया? 1985-86 में NSF नेट को NSF के द्वारा ही डेवलप किया गया, तो यहां पे एक नया नेटवर्क डेवलप हुआ, कौन सा? आपके NSF डेवलप किया गया था, ठीक है। अच्छा, इस नेटवर्क ने क्या किया था? इस नेटवर्क ने अमेरिका में मौजूद 5 सुपर कंप्यूटर को कनेक्ट किया था। तो इस नेटवर्क क्या किया था? ना, यह पॉइंट बता देता हूं, इसका अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट बता देता हूं। इस नेटवर्क ने अमेरिका में, अब इस नेटवर्क ने यूएस के 5 सुपर कंप्यूटर को कनेक्ट किया था, सुपर कंप्यूटर को कनेक्ट किया था, सुपर कंप्यूटर कनेक्ट किया था, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पे, एक अच्छा पॉइंट बता देता हूं, जानना। जब अमेरिका ने 5 अपने सुपर कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट कर दिया था ना, तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी थे, है ना। तो उस टाइम पे जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे ना, वो अमेरिका गए। किस लिए गए? अमेरिका गए सुपर कंप्यूटर बनवाने के लिए। तो अमेरिका सुपर कंप्यूटर जब बनवाने के लिए गए ना, तो उस टाइम पे राजीव गांधी जी को अमेरिका के द्वारा मना कर दिया गया, नहीं, बोला हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के नहीं देंगे। और ये बात उनके दिल पे लगी, और उनके साथ जो साइंटिस्ट गए थे, भाई सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री जब किसी डील के लिए जाता है, टेक्निकल डील के लिए जाता है, तो उनके साथ क्या होते हैं? साइंटिस्ट भी जाते हैं। तो जो साइंटिस्ट उनके साथ गए थे ना, उन्होंने फिर ये आश्वासन दिया राजीव गांधी जी को कि आप एक काम कीजिए, आप है ना, आप हमें बजट दीजिए, आप हमें क्या दीजिए, आप हमें पैसे दीजिए, हम सुपर कंप्यूटर भारत में बना के दिखाएंगे, हम सुपर कंप्यूटर क्या करेंगे? भारत में बना के दिखाएंगे। और उसके बाद में जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सुपर कंप्यूटर के लिए बजट असाइन किया था, और सुपर कंप्यूटर के लिए बजट जो असाइन किया गया था, उस टाइम पे भारत ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था, किसमें? CDAC लैब पुणे के अंदर। तो है ना, उस टाइम पे, ये छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, है ना, परम 8000, ठीक है। और ये कहां पे डेवलप हुआ था? ये कहां पे डेवलप होता? CDAC, है ना, CDAC पुणे, CDAC पुणे के अंदर इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। पुणे के अंदर जो आपकी लैब है उसके अंदर डेवलप किया गया था, CDAC लैब के अंदर पुणे के अंदर इसको डेवलप किया गया था, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। 1991 में बनके तैयार हुआ था, 1991 में बनके तैयार हुआ था, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो कहते हैं ना कि कई बार जब दिल पे चोट लगती है तो दिल की चोट अच्छी भी होती है। अब सोच के देखो, हमारे कहते हैं ना कि भारत के अंदर कंप्यूटर की देन किसकी है? राजीव गांधी जी के।
और राजीव गांधी जी कंप्यूटर की देन इसलिए बात के अंदर क्योंकि राजीव गांधी जी उस टाइम पे अमेरिका में गए थे किसके लिए, सुपर कंप्यूटर को बनवाने के लिए। उन्होंने कहा था भी आप एक काम करो, आप हमारे लिए भी सुपर कंप्यूटर बना के हमें दो। तो जो सुपर कंप्यूटर बनवाने वाले थे उसके लिए ऐसे नहीं फ्री में बनवाने वाले थे, बजट भी देने वाले थे, रुपए भी देते किसको, अमेरिका को। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया, अमेरिका नहीं, हम बाहर जैसे देश को सुपर कंप्यूटर बना के नहीं दे सकते। तो इसका मतलब अमेरिका के साथ अपने संबंध पहले से इतने अच्छे नहीं रहे, जैसे अभी अभी भी इतने अच्छे नहीं चल रहे अपने संबंध अमेरिका के साथ, तो पहले भी इतने अच्छे नहीं थे। क्यों, क्योंकि भारत के लिए तो मना कर देते थे, भारत को अमेरिका गरीब देश मानता है ना। लेकिन भारत ने सच में बहुत अच्छे लेवल के चमत्कार किए, और चमत्कार कर दिया ना। जो सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर जो बन के तैयार हुआ था ना, परम 8000, ये अमेरिका के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल था। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर था ना उससे ज्यादा पावरफुल था कौन सा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है। ठीक, चलो इसमें आगे बढ़ते। अब क्या हुआ, अब एनएसएफ नेट का, एनएसएफ नेट जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क है, उसको एनएसएफ ने डेवलप किया था कब, 1985-86 के अंदर। ठीक, अच्छा उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फिर 1990 के अंदर, है ना, 1990 के दशक में। फिर हम बढ़ते कब, 90 के अंदर बढ़ते 1990 के दशक में, 1990 के दशक में। ठीक, तो देखो 1990 के दशक में फिर क्या हुआ, फिर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 1990 के दशक में बहुत बड़ा चमत्कार क्या हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कि इस टाइम पे एक महान साइंटिस्ट थे, और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है टिम बर्नर ली, है ना, ये बहुत ही महान साइंटिस्ट है, और जिनका नाम है टिम बर्नर ली। अब टिम बर्नर ली ने क्या किया, टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, आविष्कार किया। अब जानना, अब यहां से आपका बहुत बड़ा क्या हुआ था, यहां से आपका बहुत बड़ा चेंजमेंट हो गया था। यहां से अब आपके बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ था जब टिम बर्नर्ली ने किसका आविष्कार किया था, WWW को आविष्कार किया था ना। ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, 1990 के दशक की बात चल रही है, और 1990 में 1991 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली डेट की बात करें तो इसको डेवलप कब किया था, 1991 के अंदर इसको डेवलप किया था, किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। अच्छा, इसके अलावा टिम बर्नर्ली ने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया था जिसको हम कहते हैं क्या, HTTP। क्या कहते हैं, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखना, एक प्रोटोकॉल को डेवलप किया था टिम बर्नर्ली ने, और वो प्रोटोकॉल कौन सा था, वो था HTTP। ये जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, ये आज के दिन भी आप काम में लेते हो, आज के दिन भी काम में लेते हो। जब भी आप इंटरनेट पे किसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की बात करते हो ना, तो उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इन्हीं प्रोटोकॉल्स की बात करते हो। इंटरनेट पे जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो देखना वहां पे, है ना, HTTP प्रोटोकॉल आपका लिखा होता है। और HTTP प्रोटोकॉल किसने आविष्कार किया था, टिम बर्नर्ली ने। ठीक, अच्छा उसके अलावा टिम बर्नर्ली ने HTML जैसी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, HTML एक HTML के मार्कअप लैंग्वेज है, जो क्या करती है, जो आपके इंटरनेट की दुनिया में जो वेब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वेब डॉक्यूमेंट, जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट एक क्या है, एक वेब डॉक्यूमेंट्स है। इसके बारे में पढ़ना है हमें पूरा डिटेल से, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो आपकी HTML है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप भी किसने किया था, इसको डेवलप भी टिम बर्नर्ली ने किया था। अच्छा, उसके अलावा टिम बर्नर्ली ने किसको डेवलप किया था, यूआरएल डेवलप किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ये सारे ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये सारे पॉइंट सेपरेट भी स्टडी करवाऊंगा, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आप अभी भी याद कर लो। टिम बर्नर्ली ने किसका आविष्कार किया था, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। साथ में किसका किया था, HTTP HTML URL। ठीक है, इन सब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्ली ने किया था। एक बार फटाक से सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए सारे पॉइंट एक बार।
तो देखो ये बहुत बड़ी जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में आप बता रहा हूं, और बहुत बड़ी जो उपलब्धियां इनमें बेसिकली हमने 1960 से हमने स्टार्ट करके और हम 1990 तक आ गए हैं ना, 1990 के दशक तक आ गए। उसके बाद में बेसिकली नेटवर्क्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट को, नेटवर्क के अंदर जो नए नए कॉन्सेप्ट आए उसमें जैसे एआई का कॉन्सेप्ट को आज के दिन हम काम में लेने लग गए। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम इंटरनेट की दुनिया में पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार वापस से मैं सारा आपको रिकॉल करवा देता हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में 1960 के दशक से पहले हम बेसिकली वॉइस कॉल वगैरह, टेलीग्राम वगैरह को हम काम में लेते थे। इससे पहले है ना, टेलीग्राम पे फैक्स वगैरह हम भेज सकते थे, वो काम में लेते थे 1960 के दशक से पहले। ठीक, उसके बाद 1960 के दशक में यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, उसकी जो एक डिफेंस एजेंसी है, कौन सी, डिपार्टमेंट डिफेंस है, उसने एक प्रोजेक्ट की बात की, कौन सी, अर्पा प्रोजेक्ट की बात की। उस अर्पा प्रोजेक्ट के द्वारा 1969 में दुनिया का पहला नेटवर्क बनाया, कौन सा, अर्पानेट। ये जो दुनिया का पहला नेटवर्क था, इसने क्या किया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी और साथ में क्या, रिसर्च इंस्टीट्यूट को कनेक्ट किया, और रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के बीच में जो नोड थे उनको कनेक्ट करके सबसे पहला मैसेज लॉगिन भेजा, उसमें एलओ ही सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पाया था नेटवर्क में त्रुटि आने से पहले। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क था, इस नेटवर्क पे सबसे पहले जिस प्रोटोकॉल ने काम किया था उसका नाम है क्या, एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी प्रोजेक्ट के दो मान साइंटिस्ट प्रोजेक्ट के हिस्सा थे, उनका नाम है विंड शार्प, बोव कैन। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फिर क्या किया था, टीसीपी आईपी को डेवलप किया था। और टीसीपी आईपी क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। कैसा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो प्रोटोकॉल का क्या, मिक्सचर रूप है। आज क्लास हम टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करें तो फिर जो एनसीपी था उसके न्यू वर्जन के रूप में टीसीपी आईपी काम में लेना हमने स्टार्ट किया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो 1 जनवरी 1983 को बेसिकली अर्पानेट ने क्या किया, टीसीपी आईपी को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। मतलब डॉक्यूमेंटेशन टीसीपी आईपी मान लिया कि ये प्रोटोकॉल्स क्या है, अच्छा प्रोटोकॉल है, इसको हम काम में लेंगे। ऑफिशियली ये काम में लेने लग गए, मतलब काम तो पहले लेते थे लेकिन ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इस दिन को हम क्या कहते हैं, बर्थ ऑफ इंटरनेट कहते हैं, फ्लैग डे कहते हैं। ठीक, अच्छा उसके अलावा फिर अदर कुछ नेटवर्क की बात करें तो 1981 में एक नेटवर्क को डेवलप किया जिस नेटवर्क का नाम है सीएस नेट, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क है। इसको नेशनल साइंस फाउंडेशन जो संस्थान उसके डेवलप किया गया। अच्छा उसके बाद 1985-86 की बात करें तो इस टाइम पे एक एनएसएफ नेट के नाम से एक नेटवर्क डेवलप हुआ जिसको एनएसएफ ने डेवलप किया था। ठीक, और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर, उसके बारे में छोटा सा मैंने चर्चा की आपसे। उसके बाद में बेसिकली 1990 दशक में, 1990 के दशक में बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट आया वो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि टिम बर्नर्स-ली ने फिर आपको बहुत बड़ी देन दी। और टिम बर्नर्स-ली की जो देन थी वो देन ये थी कि टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। और www के अलावा टिम बर्नर्स-ली ने HTTP, HTML, URL, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज भी हम काम में लेते हैं। इन सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो देन है ना, वो देन है टिम बर्नर्स-ली की। ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली के बाद नेटवर्क के अंदर चमत्कार होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली की देन के बाद ही हमने क्या किया, हमने नेटवर्क की दुनिया में हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे, है ना, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे जो हाइपरलिंक के रूप में डॉक्यूमेंट्स, आज के दिन जितनी भी आप वेबसाइट वगैरह खोलते हो ना, ये सारी की सारी वेबसाइट्स के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की देन किसकी है, टिम बर्नर्स-ली की देन है। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपने चर्चा की। अब इसी कॉन्सेप्ट के बीच में हम बात करते हैं कि उस टाइम पे अमेरिका एक पावरफुल देश था और उसने क्या किया, 1980 के दशक में क्या किया, उसने सभी देश के महान साइंटिस्ट को इन्वाइट किया और उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप करना है जो प्रोटोकॉल क्या हो, इन फ्यूचर एक स्टैंडर्ड बन जाए। तो उसके रूप में 1984 में आईएसओ ने 1984 में आईएसओ, अब देखना आईएसओ क्या है, यहाँ पे आईएसओ एक संस्थान है। आईएसओ क्या है, एक संस्थान है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर हम इसे क्या, या फिर इसकी फुल फॉर्म आप इस टाइप से भी आप कुछ बुक्स में देख पाते हो, इसकी फुल फॉर्म आप कुछ बुक्स में इस टाइप से देख पाते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, तो इसकी फुल फॉर्म आपको दोनों ही टाइप से देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, आईएसओ एक संस्थान है। 1984 में आईएसओ ने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया, ऐसे ही लिख देता हूं,
यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं मैं, 1984 में आईएसओ ने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया, ओएसआई मॉडल को डेवलप किया, ठीक। अब ये पॉइंट समझना, इस पॉइंट्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 1984 में आईएसओ एक संस्थान है। ये क्या है? एक संस्थान है ना, ये एक संस्थान है। इसने एक मॉडल डेवलप किया, और ये मॉडल कैसा है? ये आपका इंटरनेटवर्किंग मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल कैसे इंटरनेटवर्क मॉडल है? इस मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक। तो 1984 के दशक में आईएसओ संस्थान के द्वारा एक मॉडल डेवलप किया गया जिसका नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब ना ये जो मॉडल है ना, ये बेसिकली क्या है? ये एक 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। ये कैसा है? ये 7 लेयर रेफरेंस मॉडल है। ये कैसा मॉडल है? ये 7 लेयर रेफरेंस मॉडल। इसका मतलब है इस मॉडल को जो आप स्टडी करोगे ना, तो आप पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी लेयर मौजूद है। इसके अंदर 7 लेयर मौजूद है। अब वो 7 लेयर कौन कौन सी है, उनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और उन 7 लेयर के ऊपर बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखो, ये जो ओएसआई मॉडल को जो डेवलप किया गया था, इस ओएसआई मॉडल के जो 7 लेयर थे ना, ये 7 लेयर बेसिकली अलग अलग फंक्शंस को बताती है। अब ये अलग अलग फंक्शंस के रूप में किस फंक्शन बताती है, उसके लिए हम छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आज के दिन तो आप क्या करते हो? आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने दोस्तों से बात कर लेते हो। आज से आप 20-25 साल पहले की बात करो। आज से 20-25 साल पहले जब आप अपने दोस्तों से बात करते थे, जो दोस्त आपके दूर दराज रहते थे, पढ़ने के लिए दूर दराज चले गए, या नौकरी लगने के बाद आपके दोस्त कहीं दूर चले गए, तो जैसे मान चलो, सपोज करो आपके जैसे पहले के जमाने में 20-25 साल पहले आपके फादर जो थे, जो फादर मान के चलो आपके इंडिया गवर्नमेंट में, जो डिफेंस में, मान के चलो डिफेंस के अंदर आपके फादर क्या कर रहे? काम कर रहे। अब आपके फादर को चिट्ठी पत्री के माध्यम से आपको क्या देना है? आपको मैसेज देना है। किसके लिए? सहकुशल के लिए। भाई मैं भी सहकुशल हूं, और आप बता दो आप घर पे सहकुशल हो या नहीं हो। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे? हम चिट्ठी पत्री की बात करते थे। तो ना चिट्ठी पत्री के लिए बेसिकली हम करते क्या थे? एक पन्ना लेते थे, उसमें हम क्या करते थे? अपना मैसेज लिखते थे, जो हमें अपने फादर को बताना होता था, ठीक। उस मैसेज को, उस पन्ने को हम लिखने के बाद में क्या करते थे? उसको फोल्ड करके और एक एनवेलप में डालते थे, है ना। लिफाफा होता था, एक लिफाफे में डालते थे। उस लिफाफे को हम क्या करते थे? सील कर देते थे। लिफाफे को सील करके हम उस लिफाफे पे एड्रेस लिखते थे, जहां पे हमारा फादर क्या था? पोस्टेड था, ठीक है। जैसे मान चलो हमारा फादर जम्मू कश्मीर पोस्टेड है, तो जम्मू कश्मीर का जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखेंगे, हम अपना एड्रेस लिखेंगे, हमने जो भेजा हमारा उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर जो डाक है, उस डाक को हम किसको देंगे? डाकघर को देंगे। अब जो डाकघर है ना, वो डाकघर क्या करेगा? उस डाक को प्रोसेस करके, मतलब डाकघर में एक डाकघर से दूसरे डाकघर से ऐसे होते हुए, और वो डाक कहां पहुंच जाएगी? वो डाक आपके फादर तक पहुंच जाएगी। तो ये एक जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? फिजिकल दुनिया में मैसेज को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। इसी टाइप से लॉजिकल दुनिया जो होती है ना, लॉजिकल दुनिया में जो आपके पास में जो डिवाइस आज के दिन, जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से जब आप अपने दोस्त के मोबाइल फोन के पास जब कोई मैसेज भेज रहे हो ना, तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल दुनिया। तो लॉजिकल दुनिया में मैसेज भेजने के लिए भी आपका क्या होता है? आपका एक पूरा एक स्टैंडर्ड बना होता है। और जो लॉजिकल दुनिया में मैसेज भेजने के लिए जो स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड्स के रूप में इस मॉडल्स की बात की जाती है। किसकी? ओएसआई मॉडल की बात की जाती है, जो कि आपके 7 लेयर के माध्यम से आपको यह बताता है कि लॉजिकल दुनिया में जब भी कोई मैसेज भेजना होता है, तो आपको किन किन कंसेप्ट को काम में लेना होता है, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि 1984 में जो ओएसआई मॉडल को डेवलप किया गया, वो क्यों डेवलप किया गया, किस कारणवश डेवलप किया गया, ठीक। तो 1984 में आईएसओ ने ओएसआई मॉडल डेवलप किया, और ये किस कारणवश किया? ये इसलिए किया कि जब भी नेटवर्क की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज किया जाएगा ना, तो उसके लिए जितने भी रूल रेगुलेशन काम में आएंगे, वो सारे के सारे रूल रेगुलेशन कौन बताता है? ये ओएसआई मॉडल बताता है, ठीक है। ये कौन बताता है? ये ओएसआई मॉडल बताता है। अब हम इस ओएसआई मॉडल के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे, जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है, अच्छा लेवल क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो अब देखो, अब हम ओएसआई मॉडल के बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओएसआई मॉडल में बेसिकली लेयर कौन कौन सी होती है। तो देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स का नाम याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले ओएसआई मॉडल में जो पहली लेयर होती है, ओएसआई मॉडल की फर्स्ट जो लेयर होती है, वो लेयर कौन सी होती है? जो ओएसआई मॉडल की पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, है ना। ओएसआई मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। याद हो गया? ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है
फिजिकल लेयर। फिर सेकंड लेयर कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। फिर थर्ड लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। फिर फोर्थ लेयर कौन सी होती है? फिर फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर फिफ्थ लेयर कौन सी होती है? सेशन लेयर। फिर सिक्स लेयर कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन। और सेवंथ लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशंस। तो आपकी जो 7 लेयर है ना, उन 7 लेयर में सातों के सातों लेयर्स का नाम ध्यान रखोगे आप। ये सारी की सारी लेयर्स का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर के साथ ध्यान रखो। पहली लेयर फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। कितने लेयर हो गए आपकी? 7 लेयर हो गई। याद हो गया है ना? जैसे कहते हैं फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी ध्यान रखने का। देखो जैसे एक इसके ऊपर एक जो है ना, जैसे आप एक शॉर्टकट ट्रिक भी याद करते हो। शॉर्टकट ट्रिक इसकी बहुत सारी बनी हुई है ना। तो एक शॉर्टकट ट्रिक के रूप में कहते हो ना कि प्लीज डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि। देखो प्लीज डू नॉट टच मतलब प्लीज मतलब फिजिकल, डू नॉट मतलब डेटा लिंक, डू डेटा लिंक, नोट मतलब नेटवर्क, टच मतलब ट्रांसपोर्ट, क्या सचिन मतलब सेशन, पत्नी मतलब प्रेजेंटेशन, अंजलि मतलब एप्लीकेशन, है ना। तो एक ट्रिक भी है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है, बट मैं तो ये कहूंगा कि आप इन लेयर्स को वैसे ही याद कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके रूप में हम बात करते हैं। पहली लेयर कौन सी है? पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल। दूसरी कौन सी है? डेटा लिंक। तीसरी कौन सी है? नेटवर्क। चौथी कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ये सारे लेयर याद कर लोगे, ये सारे लेयर याद होगी। अब देखो इससे पहले देखो 1984 में जो ओएसआई मॉडल था ना, ये आपका बेसिकली क्या है? ये आपका ओएसआई मॉडल है। आपका क्या? ओएसआई मॉडल है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, ये बेसिकली आपका ओएसआई मॉडल है, ठीक। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, इसकी आपकी 7 लेयर है। अच्छा, इस ओएसआई मॉडल में आपका जो कंप्यूटर होता है वो कहां से कनेक्टेड होता है? आपका जो कंप्यूटर होता है वो किससे कनेक्ट होता है? वो किससे कनेक्ट होता है? वो होता है एप्लीकेशन लेयर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस होता है या फिर हम जो यूजर होते हैं वो हम डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं? वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं? एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो फिजिकल लेयर होती है ना, फिजिकल लेयर के बाद जो आपका डेटा होता है ना, वो डेटा आपका ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में आपकी केबल भी हो सकती है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम के रूप आपकी जो केबल है, वायरलेस कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जो केबल्स वगैरह होते हैं, कौन सी लेयर से अटैच होती है? फिजिकल लेयर से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव ऑन करेंगे। अब देखो, अब अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो पॉइंट समझना कि जो ओएसआई मॉडल था ना, इस ओएसआई मॉडल के अलावा हमारे पास पहले से भी एक मॉडल मौजूद था। ओएसआई मॉडल की बात करें तो ओएसआई मॉडल के अलावा, ये तो हमारा ओएसआई मॉडल है, इसके अलावा पहले से हमारे पास एक मॉडल मौजूद था जिसको हम कहते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल। जिसको हम क्या कहते हैं? टीसीपी/आईपी मॉडल के नाम जानते हैं। और टीसीपी/आईपी जो मॉडल था ना, ये आपके ओएसआई मॉडल से पहले आया था। तो टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर बेसिकली आपकी क्या होती है? लेयर्स होती है। और टीसीपी/आईपी मॉडल की लेयर्स की बात करें तो टीसीपी मॉडल के अंदर बेसिकली 5 लेयर की बात करते हैं। तो इसमें कौन सी होती है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और फिर एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब होता है कि टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर जो आपके पास में यहाँ पे ओएसआई मॉडल जो 3 लेयर है ना, वो आपके टीसीपी/आईपी की एक लेयर बन जाती है। तो फिर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि टीसीपी/आईपी जो मॉडल है उसके अंदर 5 लेयर है। और 5 लेयर में कौन सी? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशंस। और जो एप्लीकेशन लेयर है ना, ये बेसिकली ओएसआई मॉडल की 3 लेयर का कॉम्बिनेशन है। तो ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों लेयर आपकी टीसीपी/आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर बन जाती है। इसके ऊपर एग्जाम में आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल्स की कौन सी 3 लेयर टीसीपी/आईपी की एक लेयर बन जाती है? कौन सी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये तीनों लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर समाहित हो जाती है। किसमें? टीसीपी/आईपी मॉडल में। और टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में पूरी कहानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओएसआई मॉडल के बारे में आप बता ही दिया, ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो, अब ओएसआई मॉडल बेसिकली जब कंप्यूटर्स के बीच में या फिर हम डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करते हैं तो आपकी कैसे हेल्प करता है वो देखो, समझो उस पॉइंट समझो। देखो जैसे मान चलो ये क्या है? सेंडर कंप्यूटर है। यहाँ पे ये क्या है? सेंडर कंप्यूटर है। सेंडर कंप्यूटर एक डेटा भेजना चाहता है किसको? रिसीवर को, ठीक है। तो अब सेंडर कंप्यूटर रूप में आप मान चलते हो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन से जब व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैसेज अपने दोस्त को भेज रहे हो तो आप सेंडर हो गए, आपका दोस्त क्या होगा? रिसीवर हो गया। अब समझो इसके अंदर की डेटा कैसे भेज जाता है। तो देखो सेंडर कंप्यूटर सबसे पहले कौन सी लेयर के साथ कनेक्ट होता है? सेंडर कंप्यूटर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के साथ कनेक्ट होता है। तो सेंडर कंप्यूटर अपना डेटा किसको देगा? सेंडर कंप्यूटर का जो मैसेज होगा किसको देगा? एप्लीकेशन लेयर को देगा, ठीक। एप्लीकेशन लेयर के बाद डेटा किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा किसके पास जाएगा? फिर जाएगा सेशन लेयर के पास जाएगा। फिर डेटा किसके पास जाएगा? फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा। फिर डेटा किसके पास जाएगा? फिर डेटा जाएगा नेटवर्क लेयर के पास। फिर डेटा किसके पास जाएगा?
फिर डेटा जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास, और फिर किसके पास जाएगा, फिर जाएगा नेटवर्क लेयर के पास। और नेटवर्क लेयर के बाद डेटा क्या होता है, डेटा आपकी जो बिट्स का डेटा होता है उसे फिर सिग्नल में कन्वर्ट करके, बिट्स के डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सभी लेयर से डेटा निकलता हुआ लास्ट में फिजिकल लेयर पे आता है, और आपका डेटा क्या होगा, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे केबल वगैरह काम में लेंगे, है ना, केबल्स के माध्यम से हम डेटा एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचा देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में रिसीवर कंप्यूटर को जो डेटा मिलेगा, वो रिसीवर कंप्यूटर डेटा सबसे पहले कौन सी लेयर मिलेगा, फिजिकल लेयर पे। दाना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राजस्थान के एक रीट का पेपर होता है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया था और बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिसीवर के लिए सबसे पहले लेयर कौन सी बनेगी, फिजिकल लेयर, फिर दूसरी लेयर कौन सी बनेगी, डेटा लिंक, फिर तीसरी कौन सी, नेटवर्क, फिर कौन सी, ट्रांसपोर्ट, फिर कौन सी, सेशन, फिर कौन सी, प्रेजेंटेशन, फिर कौन सी, एप्लीकेशन। अब क्या होगा, अब रिसीवर को डेटा मिलेगा किन से, इन लेयर से होते हुए, और लास्ट में रिसीवर को डेटा मिल जाएगा। तो जानना, जब भी आप अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजते हो ना व्हाट्सएप पे, तो आपका जो मैसेज है ना वो इतनी सारी लेयर से होते हुए निकलता है, और फिर आपका मैसेज आपके दोस्त तक पहुंचता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लेवल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में ये दर्शाया गया है कि डेटा किस टाइप से, कैसे आपका एक दूसरी लेयर से होते हुए निकलते हुए और आपके एक दूसरे डिवाइस के बीच में ट्रांसमिट किया जाता है। सेम वही कहानी है फिजिकल दुनिया में, जब कोई भी चिट्ठी पत्री भेजी जाती है तो सबसे पहले क्या करते हो, आपके पास मैसेज होता है, ठीक है, उस मैसेज को आप एक पेज पे लिखते हो, उसके बाद उस पेज को फोल्ड कर लेते हो, फिर एनवेलप में डाल देते हो, एनवेलप को क्या करते हो, सील कर देते हो गोंद लगा के। ठीक है, सील इसलिए करते हो भाई कोई दूसरा आदमी उस मैसेज को पढ़ ना सके। फिर क्या करते हो, एड्रेस लिखते हो, फिर उसको एक डाकिया को देते हो, डाकिया क्या डाकघर में देता है, डाकघर से क्या, एक डाकघर से दूसरे डाकघर में होते हुए आपका मैसेज किसके पास पहुंच जाता है, जहां आपने भेजा है उसके पास पहुंच जाता है। इसी टाइप से, इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को इन लेयर्स के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जाता है लॉजिकल दुनिया में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे फिजिकल दुनिया में आप मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, उसी टाइप से लॉजिकल दुनिया में इतने सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपका मैसेज क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेज जाता है। ठीक है, तो एक बार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को नोट डाउन भी कर लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि आप पता है कि जितने भी मैं सेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उन सभी सेशन के अंदर मैं आपको अच्छे लेवल के एमसीक्यू में सोल्व करवा रहा हूँ, साथ के साथ और आपको मैं पीवाईक्यू भी सोल्व करवा रहा हूँ। जो ऑलरेडी जो आईसीटी से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, और उसमें जो आपके आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपको क्या करवाता हूँ, सोल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, और हाउ मेनी लेयर आर इन ओएसआई मॉडल। फटाक से बता दीजिए, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 7 लेयर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसमें, आईसीटी में, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ये कि आप जो पढ़ रहे हो ना, और उसको आप जब आप क्वेश्चंस के रूप में देखोगे, तो फिर आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि भी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें किस टाइप से कैसे फोकस करना है। क्यों, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पढ़ते रहते हो ना, तब तक आपका माइंड क्या होता है, प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। आपके माइंड में जब तक क्वेश्चंस पुट नहीं होंगे, तब तक आप थ्योरी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन क्वेश्चंस देखने के बाद में थ्योरी कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट आना अपने आप आपका क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डील विद फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब ओएसआई मॉडल की कौन सी परत डेटा के भौतिक ट्रांसमिशन से संबंधित है। फटाक से बता दीजिए कि जब आप ओएसआई मॉडल में फिजिकल ट्रांसमिशन की बात करते हो, मतलब डेटा को भेजने की बात करते हो, एक स्थान दूसरे स्थान पर डेटा को भेजने की बात करते हो, कौन सी लेयर की बात करते हो, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सी लेयर की बात करते हो, फिजिकल लेयर की बात करते हो भैया, फिजिकल लेयर की बात करते हो। फिजिकल लेयर के बाद, फिजिकल लेयर के द्वारा डेटा बिट्स को, डेटा बिट्स मतलब जो आपका 01 की फॉर्म का जो डेटा है ना, 01 की फॉर्म, डेटा बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। डन है, ये अच्छे पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा जब आप भेजते हो, तो डेटा आपका बिट्स की फॉर्म में होता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर भेजते हो। केबल्स जो होती है, उन केबल्स में आपके सिग्नल ट्रेवल्स करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, विच लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एंड यूजर। एंड यूजर से डायरेक्टली कौन सी लेयर इंटरेक्ट करती है, आप एक बार आंसर दीजिए। एंड लेयर से डायरेक्टली कौन सी, एंड यूजर मतलब यूजर होता है, उससे कौन सी लेयर कनेक्ट होती है डायरेक्टली, कौन सी लेयर होती है,
एप्लीकेशन लेयर। अभी आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन लेयर होती है वो आपकी एंड यूजर से डायरेक्टली क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, अच्छे की पॉइंट्स है। ठीक, नेक्स्ट बताए ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओएसआई मॉडल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था। तो बता दीजिए भाई ओएसआई मॉडल कौन सी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा, आईएसओ के द्वारा, आईएसओ के द्वारा है ना, जिसको हम बेसिकली हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। ठीक है, ये आपकी संस्थान है जिसने ओएसआई मॉडल को डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट ऑफ ओएसआई मॉडल। भाई आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में प्रेजेंट नहीं होती है। लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। निम्न में से कौन सी परत ओएसआई मॉडल का हिस्सा नहीं है, बताओ भाई। एप्लीकेशन लेयर होती है, बिल्कुल होती है। ट्रांसफर लेयर होती है, बिल्कुल होती है। इंटरनेट लेयर होती है, नहीं इंटरनेट लेयर नहीं होती, नेटवर्क लेयर होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर तो होती है, इंटरनेट लेयर नहीं होती। इंटरनेट लेयर आपकी ओएसआई मॉडल में नहीं होती, नेटवर्क लेयर होती है। ठीक है, तो आपको ये इजी क्वेश्चंस है। देखो आपके लिए इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि भी आप आईसीटी पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये क्या लगेंगे, टफ लगेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये टफ नहीं है, इजी है। अगर आप इस क्लास को प्रॉपरली अगर आप देखते हो, इस क्लास को प्रॉपरली अटेंड करते हो, ये पर्टिकुलर जो स्लाइड वगैरह है, जो आपके नोट्स वगैरह है, ये भी आपको एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हो ही जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे नोट्स अगर आप प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के जाओगे, सीख के जाओगे, तो आईसीटी में आपके 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने दूंगा आईसीटी में आपसे। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओएसआई लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बताओ फटाक से बता दीजिए। टॉप से बॉटम के बीच में आपको ओएसआई लेयर्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, ओएसआई मॉडल सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, देखो कौन सी होती है, एप्लीकेशंस। तो देखो यहां से तो बाकी में तो एप्लीकेशन है ही नहीं। एप्लीकेशन होती है, फिर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, फिर कौन सी होती है, सेशन होती है, फिर कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, फिर कौन सी होती है, नेटवर्क होती है, फिर डेटा लिंक होती है, और फिर फिजिकल होती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर तो यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, टॉप से बॉटम बीच में आपकी सारी लेयर्स यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये रीट के एग्जाम पूछा गया था। राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है रीट का जो एग्जाम होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छे लेवल क्वेश्चन है, देखो समझो यहाँ पे। व्हेन डिवाइस ए वांट टू ट्रांसमिट डेटा टू डिवाइस बी यूजिंग द ओएसआई मॉडल, व्हिच लेयर डज डिवाइस बी आइडेंटिफाई एज द फिफ्थ लेयर ड्यूरिंग द डेटा रिसीव प्रोसेस। अब देखो, जब डिवाइस ए डिवाइस बी को ओएसआई मॉडल के माध्यम से डेटा भेजना चाहता है, तो डेटा प्राप्त करते समय डिवाइस बी के अनुसार फिफ्थ लेयर कौन सी होगी। मुझे फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पे फिफ्थ लेयर कौन सी होगी। जब डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच डेटा भेजा जाता है, तो डिवाइस बी फिफ्थ लेयर के रूप में कौन सी लेयर को रीड आउट करेगा, फिफ्थ लेयर के रूप में कौन सी लेयर की बात करेगा यहाँ पे डिवाइस बी। अब एक बार ये डायग्राम देखो, अब यहां समझ में आ जाएगा। इसको मैं कह रहा हूं ये आपकी क्या, इसको मैं कह रहा हूं ये आपकी डिवाइस ए है, और इसको मैं कह रहा हूं ये आपकी क्या, ये आपकी डिवाइस बी है। अब देखो डिवाइस ए से डिवाइस बी के बीच डेटा भेजा जा रहा है, तो डिवाइस बी में फिफ्थ लेयर के रूप में कौन सी लेयर होगी। देखो ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये कौन सी तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर, ये छठी लेयर और ये सात लेयर। पूछा कौन सी है, पूछा पांचवी लेयर पूछा है। तो पांचवी लेयर आप कौन सी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी आपकी सेशन लेयर। कौन सी लेयर हो जाएगी, सेशन लेयर। अब वापस से क्वेश्चन पाओ, अब वापस से क्या हो क्वेश्चन पाओ जो आपका है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फिफ्थ लेयर ग्रुप में कौन सी लेयर होगी, सेशन लेयर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, किससे रिलेटेड, ओएसआई मॉडल से रिलेटेड। डन। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम एक पॉइंट्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम की। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर बात करेंगे। इसका मतलब बात करेंगे कि हमारे पास में जब हम फिजिकल लेयर्स के बाद में जो डेटा हम भेजते हैं, वो डेटा जब हम एक स्थान से दूसरी तरफ भेजते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, उसके लिए हमारे पास में ट्रांसमिशन मीडियम होता है।
ट्रांसमिट मतलब या तो केबल होगी या फिर हम क्या करेंगे, एयर में डेटा भेजेंगे, है ना, हवा में डेटा भेजेंगे। जैसे हमारा जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से जो आपका जो मोबाइल का नेटवर्क होता है उस तक जो डेटा जाता है वो किस में जाता है, वो बेसिकली एयर में जाता है। वो बिना किसी केबल्स के आपका क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। तो बिना किसी केबल के जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है, केबल्स में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उनकी कौन सी टेक्निक होती है, इन पॉइंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो अगर ट्रांसमिशन मीडियम की बात करूं तो हम ट्रांसमिशन मीडियम मतलब होता है प्रेक्षण माध्यम। इसका मतलब ट्रांसमिशन मीडियम इज ए फिजिकल पाथ, है ना, क्या होता है, एक फिजिकल पाथ होता है, एक फिजिकल पाथ होता है थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इसका मतलब प्रेक्षक माध्यम वह भौतिक मार्ग है जिसके माध्यम से डेटा या संकेत एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट डिवाइड करके हम कहते हैं एक तो गाइडेड मीडियम कहते हैं, एक क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम मतलब होता है वायर्ड, क्या होता है, वायर्ड, और अनगाइडेड मतलब होता है वायरलेस। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसकी ट्रांसमिशन मीडियम बात करेंगे। और ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर मतलब कि सिंपल सी बात है, जो आपका डेटा जो फिजिकल लेयर के पास डेटा होता है उस फिजिकल लेयर के डेटा को हम अब क्या करते हैं, हम केबलों के माध्यम से या फिर एयर में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम की। और यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ते हैं। तो देखो ट्रांसमिशन मीडियम जो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसमें पहला पार्ट था गाइडेड मीडियम। गाइडेड का मतलब होता है केबल्स के अंदर डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है अनगाइडेड मीडियम। दूसरा कौन सा, अनगाइडेड। तो गाइडेड मीडियम के अंदर जो आपकी केबल होती है ना, उस केबल्स के रूप में आपको ध्यान रखना है, केबल एक होती है जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, एक केबल होती है जिसको हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, और एक केबल जिसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ना तीन टाइप के आपके गाइडेड मीडियम होते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। तीन टाइप के आपके गाइडेड मीडियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान रख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ये गाइडेड मीडियम है, वायर्ड मीडियम है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अनगाइडेड मीडियम बात करें तो अनगाइडेड मतलब वायरलेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिना केबल्स के माध्यम से, बिना किसी केबल के कनेक्ट किए हुए हम डिवाइस के बीच में क्या करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो देखो ना, जैसे गाइडेड मीडियम है, तो गाइडेड मीडियम में तो जब हम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं डिवाइस के बीच में, जैसे हमारे पास मान चलो दो कंप्यूटर है, तो इन दोनों कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, एक केबल्स के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केबल्स के माध्यम से, केबल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं। जो अनगाइडेड मीडियम होता है इसमें जो हमारे पास में जो डिवाइस होती है, उन डिवाइस के बीच में जो यहाँ पे जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना, ये डेटा ट्रांसमिट करते हैं, ये डेटा ट्रांसमिट हम कैसे करते हैं, बिना केबल के। हम कोई भी केबल कनेक्ट नहीं करते, बिना केबल के डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और बिना केबल डेटा ट्रांसमिट करने को हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडियम, या फिर हम कहते हैं वायरलेस। और वायरलेस के लिए तीन टेक्निक होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। याद करना है कौन कौन सी होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ठीक है, तीन टाइप की होती है। अब देखो, अब उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स और बता देता हूं। जैसे जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, और जो कोएक्सियल केबल होती है, इन दोनों के अंदर जो डेटा होता है ना, डेटा जो होता है वो आपका कैसे ट्रांसमिट होता है, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब हम फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपका डेटा होता है ना, डेटा लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करते। इसका मतलब आज के दिन जो आप जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हो ना, फाइबर केबल की बात करते हो, उन फाइबर केबल्स के अंदर बेसिकली डेटा जो होता है ना, वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, डेटा किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे जो डेटा होता है ना, यहाँ पे जो डेटा होता है किसमें, वायरलेस में, इसमें डेटा क्या होता है, इसमें डेटा आपके बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा कैसे ट्रांसमिट होता है, मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम हिंदी में कहते हैं क्या, हिंदी में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं, किसमें, वायरलेस में।
तो वायरलेस के अंदर तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। और वायर के अंदर बेसिकली क्या होता है, वायर के अंदर बेसिकली आपके ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल में तो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट होता है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपकी लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये ग्लास से बनी होती है। किससे? ग्लास से बनी होती है। ये आपके ग्लास से बनी होती है केबल, और उस ग्लास से बनी हुई केबल्स के अंदर हम लाइट की फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर जो ये कॉन्सेप्ट है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब ठीक है, अब इनके बारे में बेसिक पॉइंट स्टडी कर लेते हैं, इन सभी केबल्स के बारे में, इन सभी हमारे वायरलेस टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंसुलेटर कॉपर वायर। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी 2 कॉपर वायर से मिलकर बनी होती है, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं, है ना। और ट्विस्ट जो है वो आपके रिड्यूस करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और क्रॉस टॉक क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है, ये 2 कॉपर वायर होते हैं, उनके ऊपर आपके प्लास्टिक का क्या होता है, कवर चढ़ा होता है, और उन दोनों कॉपर वायर को हम ट्विस्ट करते हैं, और ऐसे इससे आपकी क्या बनती है, केबल बनती है। ठीक है, इससे आपकी केबल बनती है, कौन सी, ट्विस्टेड केबल बनती है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ट्विस्टेड के पेयर के अंदर बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है यूटीपी, एक होती है एसटीपी। अब आप ध्यान, इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना है, यूटीपी और एसटीपी फुल फॉर्म ध्यान है। तो यूटीपी फुल फॉर्म होती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, क्या होती है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी की फुल फॉर्म होती है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो यूटीपी जो है ना, वो बेसिकली लैन के अंदर, टेलीफोन्स के अंदर बहुत ज्यादा काम में ली जाती है, और जो आपकी एसटीपी होती है उसको बेसिकली हम ऐसी जगह काम में लेते हैं जहां पे जैसे आपका जैसे जो बर्फीले एरिया वगैरह होता है, जहां पे आपकी केबल जो है वो आपकी जल्दी डैमेज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग से सील्ड चढ़ी होती है। ठीक, इस टाइप की केबल्स होती है जो आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप की केबल्स होती है। तो भाई आपके जो, अगर आपने देखा होगा आपके घरों में जो टेलीफोन की जो केबल्स होती थी पहले, या फिर आज के दिन आपके जो लैन नेटवर्क के अंदर आप है ना, आप अपने घर में जो कंप्यूटर के अंदर जो केबल कनेक्ट करते हो, लैन केबल जो कनेक्ट करते हो, वो जो केबल है ना वो आपकी ट्विस्टेड केबल है। ठीक है, तो इसके बेसिक की पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करें कोएक्सियल केबल की बात करें, तो आपके घरों में जो आपके छत के ऊपर जो आपकी छतरी लगी होती है ना, डीटीएच की छतरी, उस डीटीएच की छतरी से जो केबल आती है, किसमें, आपके सेटअप बॉक्स तक जो केबल आती है, वो जो केबल होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। तो अब आप समझ गए कोएक्सियल केबल कैसे होती है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, इट हैज ए सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, मतलब एक कॉपर वायर होता है, किसमें किसमें एक कॉपर वायर होता है, उस कॉपर वायर्स के ऊपर क्या करते हैं हम, सराउंडेड बाय इंसुलेटर लेयर, मतलब उसके ऊपर एक क्या होता है, एक आपके फिर एक क्या होता है, एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है कॉपर वायर के ऊपर, और उसके बाद में एक मेटेलिक जाली होती है। तो वो केबल आपने जनरल देखी होगी, एक कॉपर वायर होता है, फिर एक प्लास्टिक कवर होता है, फिर एक मेटेलिक जाली होती है, फिर वापस से कवर होता है। तो वो केबल कौन सी होती है, वो केबल आपकी कोएक्सियल केबल होती है, जो जनरली इस टाइप की संरचना की होती है ना, ये आपकी कोएक्सियल केबल है, जो आपकी बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी मानी जाती है। कौन सी, कोएक्सियल केबल। और इसको जनरली किसमें, इसको जनरली हम हमारे घरों में जो आपके टीवी सेटअप बॉक्स जो होते हैं उनके लिए, जो आपके आज के दिन जो सीसीटीवी कैमरा होता है, इंस्टॉलेशन सीसीटीवी कैमरा के लिए जो केबल्स काम में आती है, इनके रूप में इस केबल्स को ज्यादातर काम में लेते हैं। ठीक, फिर हमारे पास में नेक्स्ट आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें तो हम कहते हैं कि आपके लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। ठीक, इसका मतलब है कि ये अब आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कार्य नहीं करती, किस पे कार्य नहीं करती, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे कार्य नहीं करती, लाइट सिग्नल पे कार्य करती है। और इस कारणवश ये जो केबल होती है, ये केबल्स आपकी बेसिकली ग्लास से और प्लास्टिक नुमा धातु से मिलकर बनती है, और ग्लास और प्लास्टिक नुमा धातु से मिलकर बनके लाइट की फॉर्म में आपके डेटा ट्रांसफर करती है। और आज के दिन सबसे हाई स्पीड की जो केबल है ना, वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल ही। ठीक है, सबसे हाई स्पीड केबल कौन सी है, आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है, जिसके अंदर बेसिकली होता है एक कोर, है ना, इंटरनली एक कोर होता है, जो आपके किसका बना होता है, आपके ग्लास से बना हुआ होता है, जो आपके क्या करता है, जो आपके लाइट की फॉर्म में डेटा कैरी करवाता है। फिर एक क्लैडिंग होती है, मतलब उस ग्लास से बनी हुई, जो ग्लास से बना हुआ कोर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर क्या होता है, आउटर एक जैकेट होता है। इस टाइप केबल होती है। तो अगर आपने अपने घरों में कभी अगर जैसे आपने फाइबर का कनेक्शन लगवाया होगा, तो उस टाइम देखा होगा एक बाल जितनी बारीक है ना, जो आपका इंसान का जो ह्यूमन का जो हेयर बाल होता है ना, उतनी बारीक केबल होती है वो। और वो किससे, वो ग्लास नुमा धातु से बनी होती है, और सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर करवाती है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कोएक्सियल केबल में इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, जबकि आपके ऑप्टिकल फाइबर में लाइट सिग्नल होते हैं।
जैसे ट्विस्टेड पेयर की स्पीड की बात करें तो लो से मीडियम स्पीड होती है, कोएक्सियल की ट्विस्टेड के पेयर केबल की स्पीड कम होती है, कोएक्सियल की मतलब बीच की होती है, ऑप्टिकल फाइबर की सबसे हाई होती है। ठीक है, इसमें अगर ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसमें आपका डेटा सबसे कम डिस्टेंस मतलब लगभग 100 मीटर पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए काम में लेते हैं, इसमें लगभग 500 मीटर के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हजारों किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिट करवाते हैं। इसकी ट्विस्टेड पेयर केबल की कॉस्ट कम होती है, इसकी कॉस्ट आपकी मीडियम होती है कोएक्सियल की, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक, इसके जैसे यूज की बात करें तो लैन में, टेलीविजन में इसको यूज करते हैं। इसकी यूज की बात करें तो टीवी के लिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए। ठीक है, इसको इंटरनेट का जो बैकबोन आज के दिन जो आपका 5G जो इंटरनेट है, 4G इंटरनेट है और आगे आने वाला जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, ये सारा आपका फाइबर पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका वायरलेस जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। ना वायरलेस कहीं यहाँ पर अनगाइडेड कहे तो इसका मतलब वायरलेस और अनगाइडेड और वायरलेस मीडियम डेटा सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल केबल। मतलब कि जो आपका जो अनगाइडेड मीडियम है इसके माध्यम से डेटा को हवा या अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है, किसी तार की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो 3 टाइप की वेव को हम काम में लेते हैं। कौन सी वेव? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। है ना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड है ना, ये तीनों टाइप की वेव ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इनको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपके अलग अलग नाम डिवाइड कर देते हैं। मतलब ना जब आपने कभी भी अगर अपना एक्सरे करवाया ना, तो जो एक्सरे की जो वेव है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो क्या है, वो इंसानों के लिए खतरनाक होती है, इसलिए उसको कम्युनिकेशन के लिए काम में नहीं लेते। वेव तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ही वेव को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, और उसके रूप में हम किसकी बात करते हैं? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। ठीक है, इन वेव की बात करते हैं। अब देखो, अगर बात करें तो हमारे पास में आज के दिन जो हमारी जो पृथ्वी है उस पर कम्युनिकेशन हम बेसिकली 3 टाइप से करते हैं। किसमें? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। एक तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कि एक हम एंटीना लगाते हैं, जैसे आज के दिन आपका जो आपके जो मोबाइल फोन के लिए जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या होता है, एक एंटीना लगाया जाता है, और उस एंटीना से क्या होता है, आपके ओमनी डायरेक्शन है ना, चारों दिशा में सिग्नल्स को प्रसारित कर दिए जाते हैं, और उसके एक फिक्स एक दायरे के अंदर जितने भी मोबाइल फोन वगैरह होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब कनेक्ट होके और क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं ना। तो ये आपका ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं ग्राउंड प्रोपगेशन, है ना, जमीन पर आपका एक एंटीना लगा के और उसमें सिग्नल को आप क्या करते हो, प्रसारित करते हो। दूसरा जो होता है उसमें होता है स्काई प्रोपगेशन। स्काई प्रोपगेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जमीन से सिग्नल किसके पास भेजते हैं, जमीन से सिग्नल कहाँ भेजते हैं, हम जमीन से सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट के पास, है ना, हम जमीन से सिग्नल सैटेलाइट के पास भेजते हैं और उसके बाद वापस हम जमीन पे सिग्नल प्राप्त करते हैं। और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं स्काई प्रोपगेशन, है ना, सैटेलाइट स्काई प्रोपगेशन, है ना, जमीन से सिग्नल सैटेलाइट भेजता है। एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जमीन पे ही 2 एंटीना लगा देते हैं, जमीन पे 2 एंटीना लगा देते हैं, और उन दोनों एंटीना से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के पास सिग्नल भेजते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में सबसे पहले बात करते हैं रेडियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेडियो। अब देखो रेडियो क्या होते हैं, रेडियो वेव आर लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी होती है? लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसका मतलब तीनों ही आपकी होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन रेडियो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, अच्छा, दे ट्रेवल थ्रू एयर इन ऑल डायरेक्शन, जो आपके सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल्स कर सकती है, मतलब ओमनी डायरेक्शन होती है ना, सभी डायरेक्शन, सभी दिशा में क्या होती है, प्रसारित हो सकती है। तो आपको जो मोबाइल फोन वगैरह ना, मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन हो रेडियो वेव से पॉसिबल होता है। ठीक, इसका मतलब जैसे देखो, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक रेडियो ट्रांसमिट हो सकती है। फिर इजीली पास थ्रू वॉल और ऑब्जेक्ट, मतलब आपके जो दीवार वगैरह होते हैं ना, वो उनको इजीली क्या करती है, भेद देती है। ठीक, इजीली क्या होते हैं, दीवार वगैरह से भेद दे। इसके लिए बेसिकली अगर ब्रॉडकास्टिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, उनके लिए इसको काम में ले जाते हैं। जैसे FM AM रेडियो जो होता है वो आपके रेडियो पे काम करता है ना, FM नाम से, AM नाम से, है ना, जो आपके रेडियो वेव होती है। ठीक है, जो टेलीविजन के सिग्नल्स जो होते हैं आपके रेडियो वेव से काम करते हैं। मोबाइल फोन, जब मोबाइल फोन के अंदर आज के दिन जो आप मोबाइल फोन से जो आप कम्युनिकेट करते हो सारे रेडियो वेव है। घरों में जो आपके वायरलेस जो आपका राउटर वगैरह होते हैं उनमें सब में आपके रेडियो होती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद माइक्रोवेव। अब देखो ना, रेडियो वेव की हाई जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको माइक्रोवेव कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, माइक्रोवेव और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपके रेडियो वेव की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी रेंज अगर 1 GB से लेके 1 गीगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज से लेके अगर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की अगर रेंज है, तो उसी वेव को हम माइक्रोवेव का नाम जानते हैं। जो बेसिकली क्या होते हैं, जो यूनिडायरेक्शनल बन जाती है, मतलब ये अब एक स्पेसिफिक दिशा में ही क्या होती है,
या आपकी प्रसारित होती है, यूनिडायरेक्शन बन जाती है। तो इस टाइप की वेव को हम कहते हैं माइक्रोवेव। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो आज के दिन है, आज के दिन जो आपके जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है आपके, ये सारी चीज आपकी क्या किसकी माइक्रोवेव की है। जैसे सैटेलाइट के लिए कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए 4G 5G में आप इसी को काम में लेने लग गए, वायरलेस नेटवर्क के लिए आप इसी को काम में लेने लग गए। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आज के दिन जब आप 5G नेटवर्क की बात करते हो तो 5G नेटवर्क की जो रेंज है ना बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, हम अब धीरे धीरे करके माइक्रोवेव पे स्विच हो चुके हैं, तो आपकी 5G नेटवर्क की रेंज भी आपकी कम हो जाती है उसी कारण, उसी रीजन से ना। फिर होते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की बात करें तो भाई आपके घरों में जैसे आपने जो रिमोट देखे ना, जिसके आगे एक क्या लाइट सी लगी होती है ना, जैसे एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट जो होता है, उसमें जो आपकी वेव होती है ना वो इंफ्रारेड वेव होती है। ठीक, वो ध्यान रखना, इंफ्रारेड होती है। ठीक, अच्छा, इंफ्रारेड वेव आर शॉर्ट रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। शॉर्ट रेंज मतलब कम कम दूरी तक ये क्या होती है, प्रसारित होती है। दे आर यूज फॉर लाइन ऑफ साइट, मतलब एक ही दिशा में ना, जैसे आप रिमोट को क्या करते हो, रिमोट को आप एसी की डायरेक्शन में रखते हुए आप क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। अगर एसी ऑन करने रिमोट को आपको एसी की दिशा में आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी क्या होती है, ये लाइन ऑफ साइट होती है उसी दिशा में। ठीक है, ये आपके दीवार वगैरह को नहीं बेच सकती, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के काम में आती है, जैसे रिमोट वगैरह के लिए आपके काम में आती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी क्या होती है, सेफ होती है, फ्री होती है, मतलब इसके लिए किसी कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। टीवी का रिमोट हो गया, वायरलेस कीबोर्ड माउस हो गया, ये सब आपके किस पे करते हैं, इंफ्रारेड काम करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करो 300 की गार्ड से लेकर 413 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपके इंफ्रारेड होती है, उससे हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हैं, जो जनरली आपके रिमोट्स वगैरह में इसको काम में ले जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। अब एक बार आप फटाक से आंसर दोगे सब क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार सेल्फ आंसर देने की ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताने वाला हूं। देखो यहां पे आपके आंसर क्या बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम क्या भी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर या इंफ्रारेड। तो गाइडेड का मतलब क्या होगा, केबल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक है, गाइडेड मतलब केबल्स, गाइडेड ट्रांसमिशन किस कहते हैं, वायर्ड, है ना, वायर। और वायर कौन सा आपका, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या है, वायर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, इन अनगाइडेड मीडिया सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू। अनगाइडेड मीडिया में सिग्नल्स किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, अनगाइडेड मतलब क्या, अनगाइडेड मतलब क्या, वायरलेस। और वायरलेस में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है वो किसमें ट्रांसमिट होता है, कॉपर वायर में ना, कॉपर वायर नहीं होता, एयर और वैक्यूम, सही बात है, एयर्स के अंदर या वैक्यूम्स के अंदर, है ना, एयर्स के अंदर और वैक्यूम के अंदर आपका ट्रांसमिट होता है ना। फिर नेक्स्ट आता है का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेड मीडिया। इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है, जल्दी से आंसर, गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड, है ना, कौन सा वायर्ड नहीं है। कोएक्सियल केबल तो होता है भाई आपका, ट्विस्टेड केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव आपका अनगाइडेड मीडियम है ना, अनगाइडेड मीडियम है कौन सा, माइक्रोवेव। ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आईसीटी में पूछे जाते हैं, किसमें, ट्रांसमिशन मीडियम से रिलेटेड। ठीक है, ये अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आप पूछ जाते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल इज मेनली यूज इन, ट्विस्टेड पेयर केबल आपके मेनली किस में यूज होता है, लैन नेटवर्क में, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, ब्लूटूथ में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को हम जनरली किस में काम में लेते हैं, लैन नेटवर्क में सबसे ज्यादा हम क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, किसमें, लैन नेटवर्क में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ना, लैन नेटवर्क में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होती है भाई, फटाक से बता दीजिए, सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होती है, हाईएस्ट ट्रांसमिशन किसकी स्पीड होती है ना, हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होती है, निम्नलिखित में से किस माध्यम की डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सबसे अधिक होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल की, कोएक्सियल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर की, रेडियो वेव की, किसकी, ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये क्या करती है, ये आपकी लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट करती है, लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा ट्रांसमिट
ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, लाइट की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है आपके, और सबसे फास्टेस्ट होती है भाई, सबसे फास्टेस्ट होती है, ठीक। फिर रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, माइक्रोवेव बिलोंग टू विच कैटेगरी, बताओ भाई, रेडियो वेव और माइक्रोवेव है आपकी कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है, बताओ, गाइडेड मीडियम में, अनगाइडेड मीडियम में, वायर्ड मीडियम में, ऑप्टिकल मीडियम में, किसमें, अनगाइडेड। रेडियो वेव और माइक्रो दोनों कैसी है, ये आपकी अनगाइडेड मीडिया है ना, अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडियम है ना, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, आपके लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और हाई स्पीड्स के लिए आप किसकी बात करते हो, टी स्ट्रेट पे केबल की, कोएक्सियल केबल की, ऑप्टिकल फाइबर की, इंफ्रारेड की, किसकी बात करते हो, आप बात करते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल की। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसकी माध्यम से आप क्या करते हो, आप लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट करवाते हो, है ना, लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट किससे करते हो, ऑप्टिकल फाइबर से करवाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज अनगाइडेड कम्युनिकेशन, है ना, शॉर्ट रेंज अनगाइडेड कम्युनिकेशन के लिए आप किसकी बात करते हो भाई, छोटी दूरी के लिए ना, कम दूरी के लिए किसकी बात करते हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना, टीवी का रिमोट वगैरह होता है, वो आपके शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस के लिए आपके काम आते हैं, तो उसका मतलब होता है इंफ्रारेड वेव होती है, क्या होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, है ना, छोटी दूरी तक हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, किसके माध्यम से, इंफ्रारेड के माध्यम से, ठीक है। ओके देखो, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज आपके बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट जो था आज का ओएसआई मॉडल को हमने अंडरस्टैंड किया, ओएसआई मॉडल को हमने समझा, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में डिस्कशन किया, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्टिंग से लेके हमने 1990 तक के दशक के कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि सबसे पहले कौन सा नेटवर्क आया, सबसे पहले जो नेटवर्क आया था उसका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे कॉन्सेप्ट था, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ में हम कुछ पीवाईक्यू लेके आएंगे अगले कॉन्सेप्ट के अंदर, जो आपके आईसीटी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो लेक्चर है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन के ऊपर लेक्चर था, आगे के जो लेक्चर रहने वाले ये भी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आपके लेक्चर रहने वाले, और ये सभी कॉन्सेप्ट अगर आप बहुत अच्छे लेवल से अगर रेडी कर लेते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके आईसीटी के अंदर आपका अच्छा खासा आपका जो आईसीटी जो आपका जो पोर्शन है जिसका आपका 15 मार्क्स का जो आपको वेटेज है वो आपको कंप्लीटली आपको कवर होने वाला है, यहाँ पे आपके फुल में फुल आपको नंबर मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना।